माइंड मैप सीरीज शुरू हो चुकी है। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या फिर इसको मोल कॉन्सेप्ट या स्टोशियोमेट्री जिस नाम से जानना चाहे जान सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो किस हिसाब से चल रही है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, तो इस तरह की जो एनालिसिस है जो कि एक्चुअली इस चैप्टर का पर्पस है वो कराई जाती है, जिसको स्टोशियोमेट्री कहा जाता है। तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हमें रिवाइज करना है, जिनको हमें देखना है। इनको अच्छी तरह से देखकर आप आसानी से काम कर सकते हो। जहां तक सवाल है इस माइंड मैप के फायदा उठाने की, तो फायदा सिर्फ ये कि आपको डेफिनेशंस का आइडिया लग गया, आपको ये समझ में आ गया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब आप चाहें तो हर टॉपिक पर 5-5, 10-10 सवालों की प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को मजबूत कर सकते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल है सब लोगों के। माइंड मैप सीरीज शुरू हो चुकी है। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या फिर इसको मोल कॉन्सेप्ट या स्टोशियोमेट्री जिस नाम से जानना चाहे जान सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, और इसका इस्तेमाल जो है मैं देखता हूं आगे फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह देखने को मिलता है। तो फिर इस चैप्टर के बारे में अगर छोटी छोटी बातें हम एक बार रिवाइज कर लें तो मुझे लगता है कि आगे के चैप्टर्स में भी मुझे काफी हेल्प मिल जाती। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो जो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं, अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करूं तो मुझे समझ में आता है कि ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में कुल मिला के 4-5 बातें हैं जो हमें एक लेवल पर सीखनी चाहिए। हालांकि उसका रिवीजन बार बार आगे के चैप्टर्स में होता चला जाता है और बच्चों का ये चैप्टर मजबूत हो जाता है। तो इसलिए जरूरी नहीं होता जो बच्चे ये चैप्टर सीख रहे होते हैं, जैसे 11th का कोई स्टूडेंट है या फिर कोई नया बच्चा जिसने इस चैप्टर को सीखना शुरू किया है, जरूरी नहीं है कि वो चैप्टर को एक बार में ही एक साथ सीख जाए। उसको थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये चीजें आगे इतनी बार आती हैं कि वो धीरे धीरे करके इस चैप्टर को मजबूत बना देती। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा समराइज करूं तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में मुझे कुछ 4-5-6 बातें नजर आती हैं जो हमें सीखनी है, जिसमें सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है। हालांकि मैंने देखा है कि अब इस पर बहुत ज्यादा सवालात देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी एक बेसिक लॉज हैं जो बनाए गए हैं। जब एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं तो ऐसे में उस टाइम पर कुछ वो लॉज फॉलो करते हैं। तो अगर मैं उन लॉज की बात करूं या किसी केमिकल रिएक्शन की अगर बात करूं तो वो केमिकल रिएक्शन कुछ सर्टेन लॉज फॉलो करती है। तो अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो ये पहले टॉपिक निकल के आता है जो केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात फिर वही निकल के आती है जो इस चैप्टर का मेन पोर्शन आता है, दैट इज मोल कैलकुलेशंस और मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर मोल्स गिवन हो तो वेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वेट गिवन हो तो मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। यानी ये जो इंटर कन्वर्जन्स हैं, मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम वगैरह वगैरह, तो ये जो इंटर कन्वर्जन है ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जिसको मैं वाई मैप के नाम से जानता हूं। तो यानी दूसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो वाई मैप होती है। और इस वाई मैप को सीखने के बाद ही हमारी पहली कैटेगरी के सवाल जो जेई हमसे पूछता है वो कंप्लीट होते हैं। दैट इज, इस सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इस सैंपल में कितने आयंस हैं, इस सैंपल में कितने एटम्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अच्छा सवाल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो हमसे वाई मैप को यूज करके करवा सकता है। तीसरी जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो किसी भी सैंपल को देखकर उस सैंपल में पड़े हुए इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेजेस कितनी निकल के आ रही हैं, इंडिविजुअल एटम्स का वेट क्या निकल के आ रहा है, कुछ इस तरह की बातें कि अगर आपको सैंपल या मॉलिक्यूल के बारे में आइडिया है तो आप उस मॉलिक्यूल के पड़े इंडिविजुअल एटम्स के परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको सैंपल की वेट वगैरह दे रखा है तो उस सैंपल में जो इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट हैं उसके वेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी चीज को उल्टा भी डिस्कस किया जाता है, दैट इज, अगर परसेंटेजेस किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की गिवन हो तो आप उस मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फॉर्मूला और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो इस परसेंटेज कैलकुलेशंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। चौथा एक छोटा टॉपिक है जिसको कराने का सिर्फ पर्पस इतना है कि हम कंसंट्रेशन टर्म्स में उस चीज का इस्तेमाल बहुत करते हैं, दैट इज डेंसिटी टर्म। तो हम डेंसिटी का यूज, चाहे वो एब्सोल्यूट डेंसिटी हो चाहे वो रिलेटिव डेंसिटीज हो, हम डेंसिटीज का कहीं ना कहीं यूज इस चैप्टर में देखते हैं। तो ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का हिस्सा है कि आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी किसी चीज की, सॉल्यूशन की या फिर किसी सब्सटेंस की कैसे कैलकुलेट की जाती है। और डेंसिटी को स्पेसिफिकली अगर रिलेटिव टर्म दिया जाए तो वो मेनली किस किस तरह से बोली जाती, तो मुझे इस बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर का जो पर्पस है वो हमारे सामने आता है, दैट
इज स्टोइशियोमेट्री। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो किस हिसाब से चल रही है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कौन सा रिएक्टेंट बच जा रहा है, कौन सा रिएक्टेंट कम लिया गया है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो एनालिसिस है जो कि एक्चुअली इस चैप्टर का पर्पस है, वो कराई जाती है, जिसको स्टोइशियोमेट्री कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया जाता है, जो इस चैप्टर में तो आते ही आते हैं और साथ ही साथ इस पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आगे पीछे इधर उधर घूमते फिरते आपको नजर आते। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो ये माइंड मैप जिसको आप कहते हैं, ये आपके सामने माइंड मैप बनाया गया। एक माइंड मैप है जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट का माइंड मैप कुछ इस टाइप का होना चाहिए। यानी किसी भी बच्चे को अगर रात में सोते सोते उठा के ये पूछा जाए कि भाई ये बता मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है, तो वो आंख बंद करके आपको बता दे कि भाई पहले कुछ लॉ आते हैं, फिर उसके बाद मोल की कैलकुलेशन आती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकलवा लेते हैं, परसेंटेज कैलकुलेशंस आ जाती है, डेंसिटी के बारे में बात करके स्टोइशियोमेट्री चालू होती है और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो उसको ये चीज एकदम साफ साफ समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके फटाफट शुरू करते हैं। और देखो ऐसा है कि तुम सब जानते हो क्योंकि ये एक माइंड मैप सीरीज है, तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि इसमें कुछ डिटेल्ड एनालिसिस की जाए या फिर सवालात की प्रैक्टिस की जाए। ये सारी चीजें तो तुम्हें करनी ही है। आप समझ रहे हैं? ये तो सिर्फ ये बताने के लिए कि इस चैप्टर में ये चीजें हैं जिनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे और उसके ऊपर 10-10, 20-20, 30-30 सवालों की प्रैक्टिस करके जाओगे तो फिर इस चैप्टर में आने वाला कोई सवाल आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो एक माइंड मैप सीरीज जो पर्पस है इस सीरीज का वो ये है कि बच्चे के दिमाग में ये क्लियर कर दिया जाए कि इस चैप्टर में ये चीजें हैं, इनको इस तरह से पढ़ा जाए और फिर इन पर आने वाले सवालों की प्रैक्टिस कर ली जाए, तो मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो सबसे पहला लॉ सारी दुनिया जानती है सर, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास। सदियों से चला आ रहा है, हर बार तमाम जगहों पर यह कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया जाता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के लिए एक चीज कंफर्म है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये सारी दुनिया जानती है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स का जो मास होता है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होता है, वो प्रोवाइडेड कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इस चीज का भी ध्यान रखना, कभी इस तरह का कोई स्टेटमेंट मिल जाए कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, तो आप कहिए रुक जाओ जरा, तसल्ली रखो, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर तब होगा जब आप सारे रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दें प्रोडक्ट में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब बिल्कुल आप समझो इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर कोई रिएक्शन हो रही है और आपसे कहा जाए कि इस प्रोडक्ट का जो टोटल मास बना है वो मास हमेशा रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा, तो ये तो तभी कह सकते हैं जब सारा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो। तो अगर सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ ये जरूर है, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो यहां पर भी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का मास बनेगा प्लस जो रिएक्टेंट बच गया अगर आप उसको इसके साथ जोड़ दें तो फिर वो टोटल मास जो आपने शुरू में लिया था वो उसके बराबर होगा। मास हमेशा कंजर्व रहेगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ ये कोई ये कहे कि भाई मेरे पास 20 ग्राम थे और प्रोडक्ट भी 20 ग्राम ही बनेगा, तो मैं उससे यही कहूंगा भाई देखिए ऐसा है, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पास जा रहा है तो प्रोडक्ट का सारा रिएक्टेंट का जो भी मास था वो सारा मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ये कंजर्वेशन बिल्कुल सही है एंड दिस इज मास कंजर्वेशन। मोल्स कंजर्वेशन का कोई रूल नहीं होता कि रिएक्टेंट के पास अगर 2 मोल है तो प्रोडक्ट के भी 2 ही मोल बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिएक्टेंट के 2 मोल है तो प्रोडक्ट के 20 मोल बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उन 20 मोलों का जो मास होगा वो अल्टीमेटली इन 2 मोल्स के मास के बराबर होगा। सो द लॉ इज मास कंजर्वेशन का। रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। इसमें एक आध बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि सर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर की वजह से, तो वहां पर शायद ये मास कंजर्वेशन की बातें करना ठीक नहीं लगता। लेकिन अब फिर वही वाली बात आती है, हमें इन सब बातों से इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारी केमिकल रिएक्शंस में इन बातों से कोई लेना देना नहीं। तो अगर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं तो उस केस में आप बिल्कुल कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास होगा वो फाइनली प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर देखने को मिलेगा। एंड जो नहीं है जहां पर वो है, जहां पर भी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, समझने बात को, अगर ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो ऐसे में मास का कुछ हिस्सा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो सकता है मास कंजर्वेशन आपको देखने को ना मिले। दूसरे लॉ की अगर बात करें तो दूसरा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ, डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ, आप किसी भी नाम से जान सकते हैं। और ये बहुत सीधा लॉ है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो ऐसे में जो भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनका मास रेशो हमेशा फिक्स रहता है।
उनका मास रेशो हमेशा फिक्स होता है। आप चाहे तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड up of the same elements combined together in the same fixed proportion। यानी वो कंपाउंड कहां से बना मुझे इससे मतलब नहीं, अगर वो कंपाउंड आपके सामने है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उनका एक फिक्स मास रेशो होगा, एक फिक्स परसेंटेज रेशो होगा, वो चेंज नहीं होगा। आप इसको चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड बाय मास, percentage of element in a compound by mass remains same even if the source of the compound is different। यानी आप कहां से आ रहे हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर पानी चाहे वो नल का पानी हो चाहे वो समुद्र का पानी हो, इफ इट इज H2O इन दैट केस H और O का जो परसेंटेज रेशो है या H और O का जो मास का परसेंटेज है या H और O का जो मास रेशो है वो हमेशा फिक्स रहे। इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो बना कहां से है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई मेरे पास ये H2O है, तो ये H2O चाहे कहीं से भी आपको देखने को मिले, चाहे वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बन रहा हो, चाहे वो कैसा भी कहीं से भी कोई भी सोर्स क्यों ना लेता हो, सर H2O के अंदर H और O का जो मास रेशो होगा अगर वो कैलकुलेट आप करें तो हाइड्रोजन 2 है तो उसका मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, तो अल्टीमेटली जो मास रेशो होगा वो हमेशा 1:8 होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स द मास रेशो ऑफ H और O रिमेन्स फिक्स एंड दैट इज डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। जब भी कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनता है तो एटम्स हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही आपस में कंबाइन होते हैं एंड दिस इज डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो मॉलिक्यूल बना है वो किस रिएक्शन में बना। पानी चाहे इस रिएक्शन में बने चाहे इस रिएक्शन में बने, अगर वो पानी है तो पानी के अंदर H और O का मास रेशो 1:8 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। लेकिन सर अब कुछ एक आध जगहों पर इस लॉ के साथ गड़बड़ हो सकती है, तो वो जहां गड़बड़ हो सकती है अगर उनके बारे में बात करें तो पहली गड़बड़ तो यही है कि द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि अगर कोई एलिमेंट अलग अलग आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ऐसे में मास रेशोज बदल भी सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल से समझूं तो बहुत साफ समझ में आता है कि अगर आप CO2 बनाना चाहते हैं तो CO2 में कार्बन 12 वाला अगर आपने लिया तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशो है वो 12:32 आएगा। बिल्कुल सही है। और अगर यही कार्बन 14 आइसोटोप वाला है तो ऐसे में कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट रेशो आएगा वो 14:32 आएगा। सर इस बार ये वेट रेशो कार्बन और ऑक्सीजन का सेम नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन 2 आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है जिसमें वो CO2 भी बना सकती है कार्बन 12 के साथ और वो CO2 बना सकती है कार्बन 14 आइसोटोप के साथ, और ऐसे में मास रेशोज बदल सकते हैं। तो ठीक है सर, अब ये तो लॉजिकल है सर, इसमें आप एक्सेप्शन या लिमिटेशन मत बोलिए, बट फिर भी लॉजिकल है कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो दिक्कत आ सकती है, बिकॉज उसके आइसोटोप्स के मासेस अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से जिस कंपाउंड जिस एलिमेंट के साथ वो कंबाइन कर रहा है उसके साथ उसका मास रेशो बदल सकता है। तो जैसे ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन कंबाइन कर रहा है तो ऐसे में CO2 ऐसे भी बन सकती है, CO2 14 वाली भी बन सकती है, और अगर CO2 14 वाली है तो रेशो 14:32 आएगा, और अगर CO2 कार्बन 12 वाली है तो रेशो 12:32 आएगा। दूसरा ये भी कहा जाता है जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर भी ये डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर भी एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक रेंज रख सकते हैं। यानी ऐसे में भी मास का रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे ये जरूरी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ ये दो मेन लिमिटेशंस मानी जा सकती हैं, लेकिन इन लिमिटेशन से ज्यादा अच्छा एक और स्टेटमेंट भी, वो क्या है? इन स्टेटमेंट से ज्यादा अच्छा जो हमारा स्टेटमेंट बनता है वो एक और बनता है, और वो ये है कि इस जो स्टेटमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट का रिवर्स ट्रू नहीं। और ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, ये अच्छी बात लगती है कि बात तो आपकी सही है सर, अगर कुछ लोग आपस में मिलकर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स है उनका मास रेशो फिक्स होना चाहिए, वो एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए सर, ठीक, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर अगर मैं उल्टा बोलूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल को आपने देखा और उसमें आपने कार्बन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने की कोशिश की, उसमें आपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालने की कोशिश की, ठीक, तो सर वो मॉलिक्यूल चाहे कहीं से भी बने परसेंटेज तो फिक्स ही रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बहुत सीधी सी बात है, मान लीजिए ऐसे ले लेता हूं कि इथेनॉल अगर आपने सुना हो C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। इस इथेनॉल में सर इथेनॉल को आप कहीं से भी बनाइए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज सर वो हमेशा फिक्स रहेगी। द मासेस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे रिमेन्स ऑलवेज फिक्स।
तो अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशो निकालना भी चाहता हूं तो साफ दिखाई देता है सर, कार्बन 2 है तो इट विल बी 24:2, हाइड्रोजन 6 है तो इट विल बी 6 एंड ऑक्सीजन 1 है तो इट विल बी 16। सर द मास रेशो विल बी 24:6:16। सर ठीक है सर, कोई बुराई नहीं, यानी इथेनॉल कहीं से भी आए द मास रेशियोज रिमेन कांस्टेंट। ठीक, ये तो हमारा लॉ है सर, लेकिन इसका इनवर्स ट्रू नहीं होता हमेशा। यानी अगर मैं ये कहूं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशो 24, 6 और 16 है तो इसका मतलब है वो कंपाउंड भी फिक्स होगा, ये जरूरी नहीं। यानी किसी फिक्स कंपाउंड के अंदर एटम्स का मास रेशो फिक्स होता है, दिस इज डेफिनेट प्रोपोर्शनल लॉ। लेकिन अगर एटम्स का मास रेशो फिक्स है तो वो कंपाउंड हमेशा एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आपको पता होगा C2H5OH को जैसा आप देख रहे हैं उसी तरह से एक और मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसको CH3OCH3 कहते हैं। अगर आप समझदार हैं तो आप समझते होंगे दिस इज इथेनॉल, और भी एग्जांपल हो सकते हैं और कोई भी आइसोमर का ये एग्जांपल लिया जा सकता है। एंड दिस इज ईथर, मिथॉक्सीमीथेन, आप इसको मिथॉक्सीमीथेन बोल सकते हैं, डाइमिथाइल ईथर बोल सकते हैं। दिस इज ईथर एंड दिस इज अल्कोहल। ठीक सर, दोनों लोग एक जैसे हैं सर। इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशो निकालेंगे तो सेम आएगा जैसा अभी आपने निकाला था, 24:6:16। बिल्कुल सही है। इसके अंदर भी आप देखें तो 2 कार्बन है तो कार्बन का मास रेशो हाइड्रोजन के साथ 6:16। सर ये दोनों मास रेशो सेम आ रहे हैं लेकिन दे आर नॉट सेम। क्या मतलब हुआ सर? इनवर्स इज नॉट ट्रू। यानी एक मॉलिक्यूल को अगर आपने फिक्स कर दिया तो उसके अंदर एटम्स का मास रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक, लेकिन अगर एटम्स का मास रेशो फिक्स है तो वो मॉलिक्यूल भी फिक्स हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। सो इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे कि डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शनल लॉ में कुछ एकाध लिमिटेशंस तो हैं ही, जैसे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स हो गए या फिर आइसोटोप्स जिन एटम्स के एग्जिस्ट करते हैं उनसे बने जो कंपाउंड्स हो गए, वहां पर हो सकता है मास रेशियोज में अंतर आए, तो दे आर लिमिटेशंस, दे आर एक्सेप्शनल केसेस। बट नॉर्मल सिचुएशन ये है कि अगर आप किसी भी फिक्स मॉलिक्यूल को ले आते तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मास रेशियोज हमेशा फिक्स रहते हैं। बिल्कुल सही है सर, उन लोगों को एक्सेप्शन लिमिटेशंस को छोड़ देते हैं, ये हमेशा सही। रिवर्स, इनवर्स इज नॉट ट्रू। इनवर्स मतलब इनवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इनवर्स क्या है? इनवर्स ये है कि अगर मास रेशियोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिक्स कर दिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो 24, 6 और 16, इसका मतलब वो पक्का इथेनॉल है, ये गलत, ये उल्टा गलत है सर। क्यों? क्योंकि वो इथेनॉल के अलावा वो ऐसा कोई भी आदमी हो सकता है जो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आदमी हो, जिसको आप आइसोमर बोल सकते हैं, और ऐसे में ये दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। क्लियर है? तो इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ। मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ भी बहुत सिंपल सा लॉ है, जिसमें वो ये कहता है कि अगर कोई 2 लोग मिलकर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हो तो उसमें किसी भी एक एलिमेंट के अगर मास को फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट्स जो उस फिक्स मास के साथ जुड़ने वाला दूसरा एलिमेंट है उनके मासेस हमेशा एक फिक्स रेशो में होते हैं, एक सिंपल होल नंबर रेशो में होते हैं। यानी व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 2 or more chemical compounds, then different amounts of one element which react with the definite amount of second element will be in the proportion of simple whole number। तो मैंने कहा सर थोड़ा सा और क्लैरिटी से दिखाइए इस बात को। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिटी से समझाना चाहूं तो इसको क्लैरिटी से समझा सकता हूं, और वो क्या निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन के बारे में हमें पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशो है वो है 12:16। ठीक है ये, और CO2 के अंदर कार्बन है 12:32। बिल्कुल सही। तो अब ये लॉ ये कहता है कि किसी भी एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जुड़ने वाले, किसी भी एक एलिमेंट के, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं, तो कार्बन का एक फिक्स मास ले लेते हैं 12-12, दोनों जगह कार्बन 12 है। तो ये कहते हैं कि कार्बन के फिक्स मास के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के जो 2 मासेस हैं उनके बीच में जो रेशो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा। तो साफ समझ में आता है यहां पर ऑक्सीजन के बीच का जो रेशो है, कार्बन के फिक्स मास के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशो है वो 16:32 है। दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। बहुत सिंपल लॉ। मैं और एक एग्जांपल से समझा लेता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन मान लेते हैं ऐसे ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सपोज N2O बनाता है,
नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सपोज NO बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मान लीजिए NO2 बनाता है, जैसा भी आप बोलना चाहें। मान लीजिए ये 3 ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर तमाम तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। सर दिस इज अगेन मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। कैसे सर? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर नाइट्रोजन का जो मास है वो है 28, यहां पर नाइट्रोजन 28 है और ऑक्सीजन 16, यहां पर नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, यहां पर भी नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 32 है। बिल्कुल सही। अब आप क्या करेंगे सर? किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दीजिए और उसके बाद उससे उस फिक्स मास के साथ जुड़ने वाले जो दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो आना चाहिए। तो जैसे आप यहां पर मान लीजिए नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं तो सर यहां पर 28 है, बाकी दोनों जगहों पर नाइट्रोजन 14 है, तो ऐसा करते हैं इसको भी 14 बना लेते हैं। सो दिस विल बी 14:8। अब सही है सर, ये हो गया हमारा 14:8। यानी नाइट्रोजन के मास को अगर आपने 14 की जगह 8 किया, मतलब 14 की जगह 28 की जगह 14 किया, तो ऐसे में सर दिस विल बी 16 की जगह 8। अब आप ये बताइए फिक्स मास कौन सा हुआ? सर ये 14 ग्राम है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। इसका मतलब ये हुआ जो फिक्स मास के इस 14 के साथ जुड़ने वाले ऑक्सीजन के मासेस हैं वो क्या क्या है? 8, 16 एंड 32। सो द रेशियो इज 8:16:32 एंड दिस इज 1:2:4 एंड दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसमें आप, और वो देख के ही पता चल जाता है जब आपको ये लगे कि जिन लोगों को लिया गया है वो लोग हमारे एक ही दो ही लोगों के साथ मिलने वाले डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो एकदम से स्ट्राइक कर जाता है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ से ही लिंक हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं। जैसे आप अगर ध्यान से देखें, पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो साफ समझ में आता है पहले वाले में H और O है, दूसरे वाले में H और S है। सर ये तो दो लोग अलग अलग हैं। SO2 और SO3 सर ये ठीक लगता है, क्यों? क्योंकि सर S और O के मिलने से SO2 भी बन सकता है, SO के मिलने से SO3 भी बन सकता है, तो ये भी मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ फॉलो करेगा। इसी तरह से सर N2O5 और NO2 ये भी ठीक लगता है, और इसी तरह से H2 और H2O2 ये भी ठीक लगता है, क्योंकि यहां पर भी सर दो एलिमेंट्स के साथ जोड़कर आपने दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाने की कोशिश की है। तो ये सारे लोग हमारे मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो करेंगे, और जो नहीं करेगा वो हमारा पहला वाला आदमी होगा, क्योंकि पहले वाले आदमी में आप दो लोगों को जोड़कर दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं बना रहे हैं। क्लियर है? चलिए आप दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आप लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लिमिटेशंस भी एज सच बहुत नॉर्मल ही बोल सकते हैं कि सर इस लॉ में कई बार कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ दिक्कत होती है, बिकॉज कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो आपस में जुड़कर सिंगल बॉन्ड बना सकता है, आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड बना सकता है या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। यानी कार्बन की आदत है कि वो अपने ही कार्बन के साथ जुड़कर चेन बना सकता। तो ऐसे में फिर दिक्कत आती है, जैसे अगर मान लीजिए मैं CH4 ले लूं, C2H6 ले लूं या C3H8 ले लूं, तो CH4 में कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन 4 है, ये 24 है, ये 36। अब अगर मैं कार्बन के मास को फिक्स कर दूं तीनों जगहों पर तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर ये 12 हुआ तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो 6 से आधा 3 हो जाएगा, और अगर आप यहां से 36 को 12 करते हैं तो हाइड्रोजन भी 8 से 1/3 होकर 2.67 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस 12 के साथ जुड़ने वाले, ये हमारे 12 फिक्स हो गए, ये 12 के साथ जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन के मासेस हैं वो ये, और ये जो हाइड्रोजन के मासेस हैं ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है। तो ये कहते हैं कि जहां पर कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन की ये टेंडेंसी जो आपस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की होती है, जिसकी वजह से आपको यहां पर मल्टीपल प्रोपोर्शन में दिक्कत दिखाई देती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट लॉ भी बनाया गया, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। हालांकि कुछ जगहों पर यह लिखा जाता है कि यह हमसे सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सिंपल सा लॉ है, और इसमें भी यही बात बोली जाती है कि अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो बड़ा एक टेक्निकल सा स्टेटमेंट है, द रेशो ऑफ द मासेस ऑफ द टू एलिमेंट्स A and B separately with a fixed mass of the third element C is the same or some simple multiple of the ratio of masses in which A and B combine directly with each other। यानी A और B जब C के साथ जुड़ते हैं, यानी A C के साथ जुड़ रहा है और B भी C के साथ जोड़ रहा है, तो ऐसे में C के साथ C का एक फिक्स मास अगर कर दिया जाए तो A और B का एक रेशो निकल के आता है। ये रेशो वही होता है या ऑलमोस्ट उसका मल्टीपल होता है जब A और B आपस में खुद जोड़ते हो। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक सिंपल एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। ये C है, C के साथ H जोड़कर, सपोज C के साथ H जोड़कर आप CH4 बना सकते हैं। चलिए ठीक है,
सी और ओ के साथ जुड़कर मान लीजिए आप CO2 बना सकते हैं, चलिए ये भी ठीक। H और O के साथ जुड़कर मान लीजिए H2O बन सकता है। तो ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता क्या है कि कार्बन के मास को अगर फिक्स कर दूं, जैसे अगर आप यहां पर देखें तो CH4 में कार्बन हो गया हमारा CH4 की अगर बात करें तो CH4 में कार्बन हो गया 12, हाइड्रोजन हो गया 4, और अगर आप CO2 की बात करें तो CO2 में कार्बन हो गया 12 और ऑक्सीजन हो गया 32। ठीक, तो अगर मैं इस लॉ की बात करता हूं तो लॉ ये कहता है कि कार्बन का एक फिक्स मास के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास रेशो हैं वो 4:32 हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एंड 4:32 इज 1:8। चलिए सही है, बिल्कुल सही। अब वो ये लॉ ये कहता है कि अगर ये H और O आपस में जुड़ते, भाई यहां पर तो आपने जो रेशो H और O का निकाला है वो एक फिक्स कार्बन के साथ जुड़ने वाले मासेस का रेशो निकाला है। लॉ ये कहता है कि अब अगर H और O खुद जुड़कर कोई मॉलिक्यूल बनाते तो उस मॉलिक्यूल में H और O का जो मास रेशो आता वो या तो यही आता या इसी का कोई मल्टीपल आता। तो मैंने कहा भाई चेक कर लेते हैं, H और O जुड़ने से H2O बन सकता है, और अगर H2O बनता है तो H2O के अंदर अगर आप H और O का रेशो निकालना चाहते हैं तो H2O के अंदर H हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 16, एंड दैट इज 1:8। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर H और O आपस में जुड़ते तो जो मास रेशो निकल के आता वो या तो वही निकल के आता जो एक फिक्स कार्बन के साथ जुड़े हुए H और O का मास रेशो है, या फिर उसी का कोई मल्टीपल निकल के आता है, एंड दैट इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। तो मुझे ये सिंपल सा लॉ लगता है, हालांकि एज सच कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हो कि अगर आप मान लीजिए 3 एलिमेंट्स लेके आते हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 एलिमेंट्स जुड़कर आपस में दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट के फिक्स मास को अगर हम कर दें तो उन दोनों लोगों के मासेस का जो रेशो है वो वही निकल के आता है या फिर उसी मल्टीपल में निकल के आता है अगर वो दोनों लोग आपस में जुड़ते और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते। यहां पर आपने H और O का जो मास रेशो 4:32 लिया है, ये मास रेशो वो मास रेशो है जो फिक्स कार्बन के साथ जुड़ा। क्लियर है? यह आपस में जुड़ने वाला रेशो नहीं है, ये फिक्स 12 ग्राम के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो है। अगर यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में खुद जुड़ते तो जो मास रेशो आता वो या तो यही आता या इसका मल्टीपल आता, एंड दिस इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ। क्लियर है? बहुत सिंपल सा लॉ है। इसी तरह से एक और लॉ बनाया गया है जिसको गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम कहा जाता है। बहुत सीधा सा लॉ बनाया गया है, जब भी गैसेस आपस में कंबाइन करती हैं या बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो ये हरकत करती हैं सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। प्रोवाइड ये किया गया है कि वो रिएक्शन एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो, साथ ही साथ वो एक सारी गैसेस एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हो। यानी व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड सारी गैसेस एक सिंपल सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे समझूं तो एग्जाम्पल बहुत सीधा सा लिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए H2 और Cl2 आपस में मिलती और ये HCl बनाती। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि सर सबसे पहली बात तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, ये बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, और दूसरी बात सारे लोग सेम टेम्परेचर प्रेशर पर होने चाहिए, सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो रिएक्शन ये कहती है कि ये बैलेंस इक्वेशन है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, और ये आपका 2। ठीक, तो अब ये लॉ ये कहता है कि H2 और Cl2 मिलने से जब 2HCl गैस बनता, ये सारे गैस हो गए ना, जब 2HCl गैस बनता तो ऐसे में H2 और Cl2 के मिलने से जो 2HCl गैस बन रही है, इस लॉ के अकॉर्डिंगली ये हरकत एक सिंपल वॉल्यूम रेशो में हो रही, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। जैसे कि 1 ml H2 1 ml Cl2 के साथ जुड़कर 2 ml HCl बनाती है। बिल्कुल सीधा एकदम। लेकिन ये कब होगा? जब एक बैलेंस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और सारी गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर हो। इसी तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वो 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ जुड़कर 2 वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर्म करते हैं। दिस इज सिंपल गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। बहुत आसान सा लॉ है कि जो चीजें आप मोल्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीजें आप वॉल्यूम में भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये बहुत सीधा सा लॉ। लेकिन ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे के सारे गैसेस जो हैं वो सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर दिखाई दे रही हैं। क्लियर है? बिल्कुल आसान एकदम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम छोटा सा डिस्कशन करना चाहें तो छोटी सी एक बात निकल के आती है कि अगर आप
वाई मैप की बात करें, ये सेकंड कैटेगरी निकल के आएगी, जिसमें एक तो ठीक है, पहला केस तो बहुत आसान सा केस था जिसमें आपने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो लॉज है वो लॉज क्या है। दूसरा, अगर आप वाई मैप की बात करें, वाई मैप क्या कहना चाहता है? वाई मैप ये कह रहा है कि देखिए भाई, ऐसा है कि मोल्स को आप किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज से आप मोल्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है, इसको वाई मैप का नाम दिया गया है। तो सब लोग पहले तो इस बात को समझें कि अगर मैं मोल से नंबर्स निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना चाहता हूं, तो मोल से नंबर्स निकालने के लिए आपको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और नंबर से वापस मोल्स तक आने के लिए आपको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। मोल से अगर आप मास निकालना चाहते हैं, तो आपको जिस चीज का भी मास निकालना है उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर आपको मास से मोल्स तक जाना है तो आपको उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करना पड़ता। सिमिलरली, अगर आप मोल से किसी भी गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं 10 डिग्री 1 एटीएम प्रेशर पर, तो आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और वॉल्यूम अगर आपको एसटीपी पर दिया जाए और आपको मोल्स कैलकुलेट करने हो गैस के, तो आप 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं। अगर 1 बार प्रेशर हो तो यही 22.4 22.7 ले लिया जाता है। बस इतना फर्क। क्लियर है ये? यानी सब लोग ये समझना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कन्वर्जन, यहां से यहां आना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, ये कन्वर्जन तभी कर पाएंगे जब ये वाई मैप खून में बसा ले। आपको ये वाई मैप को खून में बसाना पड़ेगा, एक एक चीज एकदम साफ समझ में आनी चाहिए, तभी आप मोल कॉन्सेप्ट पे आने वाले सवालों में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल से इस बात को करूं, और मैं ज्यादा सवाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी एक छोटे से एग्जांपल से बात करूं कि भाई 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है, आपसे पूछा जा रहा है प्रोटॉन कितने हैं, एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं। दैट इज अगेन अ सैंपल की सिंपल एनालिसिस। तो ये काम करना बड़ा आसान है, इसमें कुछ खास काम नहीं करना है। 100 ग्राम का अगर आपको सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया है, तो इसके अंदर कितने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स होंगे, सबसे पहले ये निकाल लेना चाहिए। यानी ये हुआ कि आपको सैंपल का वेट गिवन है, और आपको सबसे पहले सैंपल के वेट से एनालिसिस करनी है, तो आपको सबसे पहले सैंपल के मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर आप निकालना चाहते हैं कितनी एंटिटीज प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वगैरह वगैरह, तो वो सब कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसे अगर आप 100 ग्राम सैंपल की बात करें, तो हम सब जानते हैं सबसे पहले आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और मोल्स हो जाएंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, यानी कि आपका जो मोल्स आ रहे हैं वो 1 आ रहे हैं। 1 मोल का मतलब हो गया कि अगर आप नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना चाहते हैं, तो 1 Na, दैट इज Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास Na एंटिटीज आ जाएंगी, और Na एंटिटीज का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आपने सबसे पहले मोल्स निकाले और मोल्स को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते ही आपको सबसे पहले मॉलिक्यूल्स पता चल गए। तो पहले पार्ट का आंसर तो क्लियर हो गया कि अगर आप मॉलिक्यूल्स जानना चाहते हैं, तो आपके पास Na मॉलिक्यूल्स। फिर आपसे पूछा जा रहा है एटम्स कितने होंगे, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स को जब भी कभी एटम्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से अगर आप एटम्स निकालना चाहते हैं, तो आपको उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। एंड व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी CaCO3, अगर मैं इसकी एटॉमिसिटी निकालूं, तो एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, और 3 ऑक्सीजन है, 1 + 1 + 3, सो दैट मींस टोटल एटम्स कितने हैं, 5। सो द एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 5। तो अगर आप मॉलिक्यूल से एटम्स निकालना चाहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के नंबर को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप एटम्स देख रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने थे, Na, और एटॉमिसिटी कितनी है, 5। तो दैट मींस एटम्स टोटल कितने आ जाएंगे, 5N। यानी मेरे पास जो टोटल एटम्स निकल के आएंगे वो 5Na आएंगे। उसके बाद आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको यह पता चल गया है कि आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं और आपके पास टोटल एटम्स कितने। तो अब तो बड़ा क्लियर है कि अगर आपको यह पता चल जाए कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, सब कुछ, तो आप टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करके सैंपल के अंदर टोटल प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, किसी एक एटम से, मॉलिक्यूल से ये पूछ लूंगा कि तेरे पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वगैरह वगैरह। तो आप एक कैल्शियम कार्बोनेट से जाके चुपचाप पूछ लीजिए कि तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलेगा, कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन्स होते हैं, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, और 3 ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ये कुल मिला के 24
प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर 8 प्रोटॉन्स है, तो 3 ऑक्सीजन पर 24 प्रोटॉन्स होंगे। तो अगर आप इन सबको जोड़ें तो ये कुल मिला के 50 प्रोटॉन्स निकल के आते हैं। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो 20 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और यहां पर 24 न्यूट्रॉन्स हैं, दैट इज अगेन 50 न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रलिटी की वजह से ये 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कुल मिला के ये 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोटॉन कितने हैं टोटल, एक कैल्शियम कार्बोनेट में 50। और आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट के Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एक के अंदर अगर 50 प्रोटॉन्स हैं तो Na के अंदर कितने होंगे? सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब अगर आप टोटल प्रोटॉन्स निकालना चाहते हैं, टोटल प्रोटॉन्स निकालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा 50 एक के अंदर इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na। इसी तरह से अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो एक के अंदर कितने हैं? 50 और मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो एक के अंदर 50 और मॉलिक्यूल्स कितने हैं? Na। आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। यानी बेस्ट तरीका क्या है इस तरह के सवालों को करने का, जो कि फर्स्ट कैटेगरी के सवाल है जो जेईई पूछता है, वो क्या है? सर आप सबसे पहले नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट कर लीजिए, जो सैंपल जिसने बनाया है आप सबसे पहले ये निकालिए वो लोग कितने हैं, और उसका तरीका क्या है? सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए और मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके एंटिटीज निकाल लीजिए। नाउ यू हैव टोटल कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स Na। फिर आप एक कैल्शियम कार्बोनेट से जाके चुपचाप पूछ लीजिए कि तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोटॉन्स, टोटल न्यूट्रॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब है इफ यू नीड टू कैलकुलेट टोटल न्यूक्लियॉन्स द आंसर विल बी 50 Na प्लस 50 Na एंड दैट इज 100 Na। क्लियर है? तो ये बहुत सीधी सी बात है जिसको हमें बार बार दोहराना पड़ता है, बार बार इस तरह के सवाल आपके सामने देखने को मिलते हैं, तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट बात भी बड़े आसान है सर, एवरेज एटॉमिक वेट के बारे में भी थोड़ा सा सवाल पूछे जाते हैं। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक वेट? सारी दुनिया जानती है सर। एवरेज एटॉमिक वेट एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप उन एटम्स की बात कर रहे हैं जिनके एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करने वाले किसी एटम का एटॉमिक वेट निकालना है तो सर मुझे वेटेड एवरेज लेना पड़ता है। तो इसका तरीका क्या होगा कि वो आइसोटोप वो एनवायरमेंट में कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है, मुझे उसकी परसेंटेज पता होनी चाहिए, साथ ही साथ उस आइसोटोप का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। आप इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से आप एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी तरीका क्या होगा वेटेड एवरेज निकालने का? किसी भी एक आइसोटोप की परसेंटेज एनवायरमेंट में जो होती है वो सवाल वाला बताएगा, इनटू उसका एटॉमिक मास, प्लस दूसरे की परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास, प्लस तीसरे की परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास, जितने भी आइसोटोप्स हैं डिवाइडेड बाय 100। आप इस तरह के इस फॉर्मूले को यूज करके आसानी से एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल में परसेंटेज अबंडेंसेस आपको दी जाएंगी, आपको एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 वाला जो आइसोटोप है वो 75% पाया जाता है, और क्लोरीन का जो 37 वाला आइसोटोप है वो 25% पाया जाता है। तो मैंने कहा फिर तो ठीक है, क्लोरीन का अगर आप वेटेड एवरेज लेना चाहें तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट अगर आप निकालना चाहते हैं तो दिस विल बी परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दैट इज 75 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दैट इज 35 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप दैट इज 25 इंटू द एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड आइसोटोप दैट इज 37 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 100 से इसको डिवाइड कर दूं तो मैं एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकता हूं। ये ऑलमोस्ट 35.5 U के बराबर आता है। यानी द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5। बच्चों को हर बार यही डाउट होता है सर ये पॉइंट में कैसे आ रहा है? पॉइंट में इसलिए आते हैं क्योंकि जब आप वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ भी आ सकता, एवरेज इज कुछ भी। अब जैसे सपोज किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं आपसे कहूं इस क्लास का एवरेज वेट क्या है, तो मान लीजिए एवरेज वेट निकल के आता है 39.67, जबकि 39.67 किसी का भी वेट नहीं है। यह पॉसिबल है। यानी 35.5 ना इस क्लोरीन का वेट है ना उस क्लोरीन का वेट है, लेकिन दिस इज एवरेज, तो ये एवरेज 30.55 निकल के आ रहा है। और ऑब्वियसली ये एवरेज उस एलिमेंट, उस आइसोटोप के ज्यादा करीब होगा जिसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है। यानी जो ज्यादा पाया जाता है 75%, उसी के पास एवरेज निकल के आएगा। तो एवरेज की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 35.5 विच इज क्लोजर टू 35। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और ये लॉजिकल भी है सर, जिस चीज का एग्जिस्टेंस ज्यादा है, जो भी आप एवरेज, जैसे इस क्लास में 40 किलो के ज्यादा लोग हैं
और 50 किलो के कम लोग हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्लास का जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो 40 के क्लोज निकल के आएगा, न कि 50 के क्लोज। एंड दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, तुम गणित के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें इस बात का आइडिया। ठीक, तो बहरहाल तो एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का बड़ा आसान सा तरीका बनाया गया है। सिमिलरली अगर आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो यह भी बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर वेट एवरेज निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स का टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करने पड़ेंगे, और टोटल मॉलिक्यूल्स का वेट निकालने के लिए, टोटल सैंपल का वेट निकालने के लिए आप n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 कर सकते हैं, जिसमें n1 n2 n3 क्या क्या है। n1 इज द मोल ऑफ फर्स्ट गैस, जो भी सैंपल लिया आप, n2 इज द मोल्स ऑफ सेकेंड, सो ऑन। इसी तरह से अगर आप m1 की बात करें, m1 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट, m2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड, सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सैंपल में मोल्स प्रोवाइड कर दिए जाएं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, और आपको उनका मॉलिक्यूलर वेट पता हो, तो आप उस एवरेज मिक्सचर का जो एवरेज या मीन मोलर मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोलर मास निकालने का एक ही तरीका है, टोटल वेट को टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अगर मैं इस n1 प्लस n2 प्लस n3 से डिवाइड करता हूं, तो दिस विल बी n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू m1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 इंटू m2। समझ, मैंने इस n1 प्लस n2 प्लस n3 को साथ में ले लिया, तो ऐसे में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इंटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस इंटू मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस, सो ऑन। यानी आप इस फॉर्मूले को एक और सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज समेशन ऑफ xi mi, जिसमें i की जो वैल्यू है वो 1 से लेके जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वहां तक चलेगी, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। सेम ही है भाई, अगर आप n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 करते हैं तो दैट इज मेरे मोल अपॉन हमारे मोल, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो आप मोल फ्रैक्शन भी अगर सवाल में दे रखे हो तो भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं, तो मान लीजिए एक कंटेनर ले लिया जाए, मान लीजिए एक कंटेनर ले लेते हैं, और इस कंटेनर में आपने दो ही गैस ले लेते हैं, मान लीजिए 2 मोल हीलियम के डाल दिए और 3 मोल मान लीजिए आपने नाइट्रोजन के डाल दिया, ऐसे ले लेते हैं। अब वो मुझसे कह रहा है कि एवरेज वेट क्या है इस कंटेनर का। तो अगर आप इसका एवरेज वेट निकालना चाहते हैं या मीन मोलर मास निकालना चाहते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हैं, तो क्या तरीका है, मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज 2 इंटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस that is 4 plus moles of second gas that is 3 into molar mass of second gas that is 28 upon total moles, और total moles कितने हैं, 2 plus 3। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 into 4 8 हो जाएगा, और 28 into 3 ये आपका 84 हो जाएगा। तो दैट इज 8 plus 84 92 डिवाइडेड बाय 5। सो द मोलर मास जो भी निकल के आएगा वो आएगा 1 और कितना आ जाएगा 18 कितना आ रहा है 4। तो ये जो मोलर मास है, एक बार चेक कर लेना भाई, ये वाला मल्टीप्लीकेशन से 24 टू 84, हाँ ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारा जो मोलर मास निकल के आएगा वो 18.4 निकल के आएगा, यानी इस गैसियस मिक्सचर का जो मीन मोलर मास है वो 18.4 देखने को मिलेगा। यानी सबसे पहले कुछ चीजें एक बार वाइंड अप करते हैं, कुछ चीजें। सबसे पहले लॉस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, उसके बाद फिर मोल्स कैलकुलेट कैसे किए गए, उसके लिए एक वाई मैप है जो सब लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद उन कैलकुलेशंस को यूज करके आपसे किस तरह का कैटेगरी के सवाल बन सकते हैं, जिसमें एक कैटेगरी प्रोटॉन्स निकालो, एटम्स निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो के सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर एवरेज एटॉमिक वेट पर सवाल बनाया जा सकता है, फिर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पर सवाल बनाया जा सकता है, जो कि बहुत सिंपल है, जो कि यहां से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब कभी भी किसी गैसियस मिक्सचर का आपको एवरेज या मीन मोलर मास निकालना हो तो आप n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 करके ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये भी बहुत आसान सी बात है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब हुआ
अगर आपको किसी मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आप उस मॉलिक्यूल में पड़े इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान सा तरीका है कि अगर आप इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप उस इंडिविजुअल एटम का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 करके परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालिए, तो बहुत आसान है। अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहिए? वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। यही तो एक तरीका है। और यह परसेंटेज निकालने का तो बहुत पुराना, सदियों पुराना तरीका है। और वेट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकल के आएगा? सर, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के 1 मोल मानता हूं तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स होंगे और हाइड्रोजन के 2 मोल्स का जो वेट होगा वो 2 ग्राम होगा। यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 2 अपॉन टोटल वेट मॉलिक्यूलर वेट 98 इंटू 100। यानी अगर आप हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के वेट को टोटल वेट यानी टोटल मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके आप हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना चाहते हैं तो फिर वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो कि मॉलिक्यूलर वेट होगा इनटू 100 कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा? सर 32, एक ही सल्फर है, 32 डिवाइडेड बाय 98 इनटू 100। आप सल्फर की भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100 कर सकते हैं। और ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? सर 4 ऑक्सीजन है तो यह हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। ये आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। यानी आप आसानी से ये परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों परसेंटेजेस को जोड़ें तो ये कुल मिला के 100% आ जाएगा। दिस इज 100%। और वो वैसे भी दिखाई दे रहा है। जब आप इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो मुझे लगता है 98 कॉमन आ जाएगा और 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 64 98, 98 98 कट जाएगा, सिर्फ 100 बचेगा एंड दैट इज 100%। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर मॉलिक्यूल की शक्ल पता है तो आप इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इससे परसेंटेज निकालने में इतनी परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का तो सीधा सा फंडा है सर, जिस आदमी को आप देख रहे हैं उसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 कर दीजिए। इससे ज्यादा अच्छा यह है कि अब क्या इससे सवाल में मैंने तुम्हें यह बताया कि मेरे पास H2SO4 का वेट कितना है? नहीं, क्योंकि परसेंटेजेस का सैंपल के वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सैंपल ज्यादा है तो फिर उसके अंदर इंडिविजुअल एटम्स के वेट्स भी ज्यादा होंगे। मान लीजिए H2SO4 आपने कम लिया तो हाइड्रोजन का वेट भी कम होगा, सल्फर भी कम होगा, ऑक्सीजन भी कम होगा। तो हाइड्रोजन का वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100 करके जो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल के आएगी वो तब भी वही आएगी जब आप H2SO4 ज्यादा लेंगे। अगर आपने ज्यादा H2SO4 लिया तो उसमें H ज्यादा होगा, सल्फर भी ज्यादा होगा, ऑक्सीजन भी ज्यादा होगा। यानी ज्यादा वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन ज्यादा वेट ऑफ सैंपल इनटू 100 वो वही निकल के आएगा जो अब निकल के आ रहा है। यानी परसेंटेजेस का सैंपल के वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो मैं बोल रहा हूं वो ये बोल रहा हूं कि जो इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये H2SO4 का सैंपल लिया, दिस इज H2SO4, और इसी तरह से आपने ये H2SO4 का सैंपल लिया, दिस इज H2SO4, तो एक चीज क्लियर है कि सर यहां पर और यहां पर और यहां पर जो अंतर है वो ये है, यहां पर जो हाइड्रोजन है वो कम है और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा है सर। दिस इज हाइड्रोजन। इसी तरह से सर यहां पर जो हमारा सल्फर है वो कम है, ये मान लीजिए सल्फर है, ये हमारा सल्फर कम है, यहां पर जो हमारा सल्फर है वो ज्यादा है। बिल्कुल सही है सर। इसी तरह से अगर आप कहें यहां पर ऑक्सीजन, सर यहां पर जो ऑक्सीजन है वो कम है और यहां पर जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फर्क क्या है, ये H है, ये S है, ये O है, ये H है, ये S है, ये O है। सर देख के एकदम साफ समझ में आता है, इफ इट इज सैंपल 1 एंड दिस इज सैंपल 2, दैट इज A एंड B, तो साफ समझ में आता है कि दोनों सैंपल्स में इंडिविजुअल एटम्स के वेट्स अलग अलग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि H का जो वेट है वो A के अंदर वो कम है, H का जो वेट है वो B के अंदर, इसमें भी कोई शक नहीं है। सल्फर का जो वेट है वो A के अंदर वो कम है, सल्फर का वेट जो B के अंदर है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ऑक्सीजन का वेट जो A के अंदर है वो ऑक्सीजन का वेट जो B के अंदर है उससे कम है, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं। लेकिन जो चीज कॉमन है वो क्या है कि जो परसेंटेज है हाइड्रोजन की A के अंदर वो वही है जो परसेंटेज है हाइड्रोजन की B के अंदर।
सिमिलरली अगर आप सल्फर की बात करें तो परसेंटेज ऑफ सल्फर ए के अंदर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सल्फर बी के अंदर, इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ए के अंदर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बी के अंदर, यानी परसेंटेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस और यही तो लॉ है जो अभी तुमने पढ़ा था, यही तो डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ है कि सर जब भी कभी किसी फिक्स मॉलिक्यूल की बात की जाती है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर पड़े हुए इंडिविजुअल एटम्स का वेट रेशो वो हमेशा फिक्स रहता है सर, इर्रिस्पेक्टिव वो कहां से बना, इर्रिस्पेक्टिव वो कितना बना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज H2SO4 द परसेंटेज ऑफ HSNO इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस इज द लॉ। आप बात समझ रहे हैं? तो यानी परसेंटेजेस कैलकुलेशन में मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि H2SO4 का वेट कितना है। हां, यह जरूर है कि अगर आपसे यह कहा जाए कि आपने यह कहा कि सल्फर यहां ज्यादा है और यहां कम, यही बात हुई, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर यहां कितना है तो फिर मुझे इस सैंपल का वेट पता होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सैंपल का वेट बताओगे तभी तो ये बताऊंगा कि सल्फर कितना है। हां, अगर तुम्हें परसेंटेज बतानी है तो आप मुझे सैंपल वैंपल का वेट मत बताइए, मुझे मेरे साथ बकवास मत करिए। सैंपल कम हो या ज्यादा हो परसेंटेज तो फिक्स ही होगी, तो इसलिए जब मुझे सल्फर की परसेंटेज निकालनी होगी तो मैं बहुत आसानी से सल्फर की परसेंटेज, सल्फर का वेट 32 माना, पूरे मॉलिक्यूल को 1 मोल ले लेते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट 98 नीचे पुट कर दिया और फटाक से सल्फर की परसेंटेज 32/98 into 100 आ गई। यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेट मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वेट ज्यादा लिया सैंपल का या कम लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है सर, परसेंटेज तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे यह जानना चाहते हैं कि एक्चुअली सल्फर का वेट यहां कितना है और यहां कितना है, तो मुझे आप कम से कम यह तो बताइए कि आपने सैंपल का वेट कितना ले रखा है। तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप सैंपल को देखकर उस सैंपल में पड़े हुए इंडिविजुअल एटम्स की इंफॉर्मेशन निकालना जानते हो। तो मैं यहां पर एक चीज जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, मैं इस पर थोड़ा सा टाइम निकालता हूं और इस पर टाइम देता हूं कि अगर आपको सैंपल का वेट गिवन हो या सैंपल की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप उसमें पड़े हुए इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज अब वेट्स कैसे निकालते हैं। परसेंटेज के लिए तो कुछ करना ही नहीं, ठीक। तो अब जैसे यही H2SO4, इसी H2SO4 की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है ये, और इस H2SO4 का जो वेट है मान लीजिए हमें दे रखा है 9, कुछ भी ले लेते हैं तो सिंपली रखते हैं, दैट इज सपोज 49 ग्राम। अब वो मुझसे ये जानना चाहता है कि इस H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का वेट क्या है। तो देखो बड़ा सेट तरीका है। इस सैंपल का वेट जो आपको दिया है, आप सबसे पहले इस H2SO4 के मोल्स निकाल लीजिए और वो आ जाएंगे 49 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98। सो कितने मोल आ जाएंगे? हाफ मोल। जैसे ही आपको सैंपल के मोल पता चले तो अब आप इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, उन इंडिविजुअल एटम्स की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो कितने होंगे? वो होंगे मोल्स ऑफ H2SO4 जो भी आपने निकाले इनटू एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जरा करके बताइए, हाइड्रोजन के मोल्स H2SO4 के मोल्स कितने निकाले? हाफ। और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है सर? जितने हाइड्रोजन एटम है, कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। सो यू हैव 1 मोल हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अगर आप हाइड्रोजन के मोल निकालना चाहते हैं तो कितने निकल आए? 1। और 1 मोल हाइड्रोजन का वेट कैसे निकलेगा सर? वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 एंड द वेट विल बी 1 ग्राम। यानी इस 49 ग्राम के सैंपल में 1 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर है? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसी में अगर मुझको ऑक्सीजन का वेट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा सर? सबसे पहले ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने निकल के आएंगे सर? मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे सर? मोल्स तो आपने पहले ही निकाले थे H2SO4 के हाफ, और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 है, यानी 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर? यानी ऑक्सीजन के 2 मोल है सर, एटॉमिसिटी 4 कैसे? ये देखिए 4। क्लियर है? अगर आपको मोल पता चल जाए तो अब आप वेट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ जाएंगे भाई? वाई मैप से सर 2 मोल आए और एक ऑक्सीजन का 1 मोल का वेट 16 ग्राम, तो ये आ गया आपका 32 ग्राम। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 49 ग्राम H2SO4 में हाइड्रोजन का वेट क्या है, तो वो 1 ग्राम है। ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32 ग्राम। तो आपको सैंपल के अंदर अगर इंडिविजुअल एटम्स के वेट्स निकालने के लिए कहे जाए, परसेंटेज के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। परसेंटेज तो आप किसी भी सैंपल का निकालें H2SO4 का आंसर तो सेम ही आएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? परसेंटेज निकालना हो तो वेट कैसी की तैसी, हाइड्रोजन H2 यानी 2 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98 into 100, खत्म।
उससे मुझे मतलब ही नहीं है कि सैंपल क्या दे रखा है। हां, अगर आपसे इंडिविजुअल एटम्स का वेट पूछा जा रहा है तो ऑब्वियसली सैंपल का वेट से हमें मतलब है, क्योंकि सैंपल का वेट ज्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन का वेट ज्यादा है, अगर सैंपल का वेट कम है तो उसमें हाइड्रोजन का वेट कम है। तो वो वेट्स कैसे निकाले जाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। सैंपल का वेट जब दिया जाता है तो आप सबसे पहले सैंपल के मोल्स निकाल लेते हैं, और जैसे ही आपको सैंपल के मोल पता चले तो उसमें इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स निकालने के लिए इंडिविजुअल एटम्स की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने सैंपल के मोल निकाले हाफ, और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी है 2, तो आपने मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन के मोल निकाल लिए, फिर मास आ गया। ऐसे ऑक्सीजन के मोल निकालिए, ऑक्सीजन का मास आ गया। आपको जिसका भी वेट निकालना है सबसे पहले आप उसके मोल्स निकालिए, टोटल मोल से, सैंपल के मोल से, उस एटम की एटॉमिसिटी को मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद उसका वेट निकालते चले जाइए, आपका आंसर आता है। ये एक इंपॉर्टेंट है बात है जिस पर सवाल बनते हैं। तो ये जो तुम काम कर रहे हो, ये काम क्या है कि आपको सैंपल दिया जा रहा था और आप उस सैंपल को देखकर इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे थे। इसी का उल्टा भी एक सवाल है, वो क्या है, अगर मैं इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेजेस दे देता तो आप सैंपल की शक्ल मुझे दिखा देते। यानी अगर मैं आपको H, S और O की परसेंटेज बता दूं तो क्या आप बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो यह काम भी किया जा सकता है, और यह भी एक कैटेगरी है जिस पर सवाल पूछे जाते हैं, एंड दैट इज आवर नेक्स्ट कैटेगरी। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारी इसी कैटेगरी के ऊपर बेस। जैसे एक सवाल की बात करें जो अभी हमने किया था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें सल्फर की परसेंटेज 8% है, और हमसे पूछा जा रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तुम नहीं देख रहे हो, ये बिल्कुल जस्ट वही है जो अभी आपने किया था, सेम। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट? मिनिमम मॉलिक्यूलर का वेट का मतलब है एट लीस्ट 1 सल्फर एटम, 1 सल्फर एटम। एक सल्फर तो कम से कम होगा ही होगा, आधा थोड़ी ना सल्फर होता, तो एक सल्फर तो होगा, दैट विल बी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो अब वो कह रहा है कि अगर मैं उस मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू को m मान लूं तो उस m का 8% जो है वो सल्फर, m का 8% सल्फर, और आप ये कह रहे हैं कि सल्फर एक ही होगा क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो एक सल्फर का वेट कितना होता है? 32, तो आपने इसको 32 से इक्वेट कर दिया, यानी मॉलिक्यूलर वेट का 8% जो है वो एक सल्फर का वेट होगा। सो इससे m की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो 400 आ जाएगी। तो यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बी। इसी में यह भी कह सकता था कि मुझे उस मॉलिक्यूल का वेट बताइए जिसमें 2 सल्फर आटम है। तो अगर 2 सल्फर आटम है तो m का 8% वो 2 सल्फर का वेट हो जाएगा, दैट इज 64, तब आंसर आपका 800 आ जाएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो जब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछता है तो आप एक एटम मानकर उस एक एटम के वेट से इक्वेट कर दीजिए। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मुझे उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बताइए जिसमें 2 सल्फर है, 3 सल्फर है, तो जो भी सल्फर की परसेंटेज दे रखी है उसको आप m की वो परसेंटेज किससे इक्वेट कर दीजिए? जितने भी सल्फर दे रखे हैं उसके वेट। समझ में आ रहा है? जैसे यही सवाल ऐसे करते हैं जिसमें शायद मेरे पास हो इस तरह का कोई सवाल, अगर नहीं भी है तो तुम अपने हिसाब से बना भी सकते हो। जैसे यही जो सवाल है, इस सवाल में अगर मैं ये पूछूं कि द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की जगह अगर चेंज कर दें, मान लीजिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की जगह मैं लिख देता हूं द वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर, वो हमें निकालना है। वी हैव 2 सल्फर एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में मान लीजिए 2 सल्फर एटम्स। तो अगर इस मॉलिक्यूल में 2 सल्फर एटम है तो यही सवाल अब कैसे किया जाएगा? लेट द मॉलिक्यूलर वेट इज m, और m का 8% वो हमारे सल्फर का वेट होगा, यही है। m का 8% वो हमारा सल्फर का वेट है। अब सल्फर कितने हैं सर? वो तो 2 हैं, तो अगर सल्फर 2 है तो वेट कितना होगा? 64। अब आप इसको 64 से इक्वेट करेंगे और अब आपका आंसर 800 आएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो यानी सवाल 2 तरह के हैं, एक मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट को लेकर, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कम से कम एक सल्फर तो लेना पड़ेगा, और जब आपको सल्फर के एटम्स ही गिवन हो तो आप 2-3 जो भी है उस सल्फर के वेट से कोई के साथ इक्वेट करके आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है सर? परसेंटेज अगर मैं आपको दे दूं तो आप इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? जस्ट उल्टा, फॉर्मूला दिया था, आपने इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज निकाली। अब आपको इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज दे रखी है और आपको फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। सो व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला तो सर वो एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जो उन एटम्स का एक सिंपल रेशो प्रोवाइड करता, उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एक सिंपल रेशो प्रोवाइड करता। जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं या बेंजीन की बात करूं, सपोज C6H6, ये बेंजीन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो इस कार्बन और हाइड्रोजन का एक सिंपल रेशो प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
एंड दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला, ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी इंपेरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका आपस में एक सिंपल रेशो प्रोवाइड कर देता। तो जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन, अगर कार्बन हाइड्रोजन का एक सिंपल रेशो देखूं बेंजीन के अंदर तो वो 1:1 निकल के आता है। सो दिस इज इंपेरिकल, लेकिन एक्चुअल बेंजीन तो C6H6 है। तो इसका मतलब ये हुआ इंपेरिकल फॉर्मूले को किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे यहां पर भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 6 से, ताकि ये क्या बन जाए, C6H6। तो वो जो 6 नंबर है वो कहां से निकल के आता है, उसको निकालने के लिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के वेट को इंपेरिकल फॉर्मूले के वेट से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप देखें तो इस C6H6 का जो वेट है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, वो 78। और अगर आप CH का वेट निकालते हैं तो C और H का वेट आता है 13। क्लियर है? यानी अगर इंपेरिकल फॉर्मूले के वेट की बात करें तो वो 13 है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के वेट की बात करें तो वो 17 है। तो जो N की वैल्यू निकल के आती है वो 78 डिवाइडेड बाय 13 से निकल के आई। और 78 डिवाइडेड बाय 13 जब आप करेंगे, 78 डिवाइडेड बाय 13 जब आप करेंगे तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6। तो इंपेरिकल फॉर्मूले को निकालकर आप 6 से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। यानी मुझे क्या चीज पता होनी चाहिए, सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए परसेंटेजेस को देखकर, और उसके बाद ये n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। और n की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला पता चला आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के वेट को इंपेरिकल फॉर्मूले के वेट से डिवाइड करके n की वैल्यू निकाल ली। तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपने क्या किया इसके अंदर, सर इसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेजेस दे रखी, ठीक है। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेजेस दे रखी हैं तो तरीका क्या होगा, जब भी कभी इंडिविजुअल एटम्स की परसेंटेज गिवन हो तो आप सबसे पहले उनकी परसेंटेजेस को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दीजिए, ताकि आपको एक परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट मिल जाए, जो कि एक तरह से देखा जाए तो दिस इज नंबर ऑफ एटम्स। यानी आपको कार्बन के एटम्स पता चल गए 4.35, फिर ये 13 आ गया, ये 2.2 आ गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक सिंपल एटॉमिक सिंपल रेशो, एटम्स का एक सिंपल रेशो निकालेंगे। वो रेशो निकालने का तरीका क्या है, इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर उसको इन तीनों से डिवाइड कर देंगे आप रिलेटिव रेशो निकालने के लिए। तो यानी क्या मतलब हुआ, दिस इज 2.2, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर, तो मैंने 2.2 को तीनों से डिवाइड कर दिया। 4.4 दैट इज सपोज दिस इज 4.4, 4.4 डिवाइडेड बाय 2.2 ये 2 आ गया, 13 डिवाइडेड बाय 2.2 ये 5.9 आ गया, और 2.2 डिवाइडेड बाय 2.2 दैट इज 1। यानी ये जो रेशो निकल के आ रहा है, ये रेशो हमारा एक सिंपल रेशो आ गया। अगर ये एक होल नंबर रेशो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज सिंपल, 2:2 ऑलमोस्ट 6:1। सो द रेशो इज 2, 6 एंड 1। यानी आपको यह समझ में आ गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2, 6 और 1 आ रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो सिंपल एटॉमिक रेशो है वो 2, 6, 1। तो यहां से तो ये पता चल गया कि आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, C2H6O। ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्लियर है, C2H6O। लेकिन सर आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको इंटीजर वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो निकाल के देखते हैं। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट, जो कि सवाल में हमें ऑलरेडी 92 दे रखा है, और इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट तो तुम निकाल सकते हो, 2 कार्बन है 24 और ऑक्सीजन 16 दैट इज 40 एंड दिस इज 46। यानी इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट 46। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई। तो अब अगर आप इस इंपेरिकल फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सर इसको अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो n की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C4H12O2। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, C4H12O2। दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये बड़ा आसान सा केस है, बड़ा आसान से सवाल बनते हैं। आपको इंडिविजुअल परसेंटेज पता होती है, आप फौरन एक चार्ट बनाकर ये काम कर सकते हैं, और इसमें इतना टाइम नहीं लगता। आपको जो भी परसेंटेज दे रखा है आप उस परसेंटेज को यूज करके उस एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करके एक नंबर निकाल लाते हैं, और उस एटम्स के जो नंबर निकल के आए हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर है, ताकि आपको एक सिंपल रेशो पता चल जाए, वो सिंपल रेशो निकालने के लिए इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर
उसको सब लोगों से डिवाइड कर कर इनका एक सिंपल रेशो निकाल लाते हैं, और वो सिंपल रेशो अगर होल नंबर में है तो ठीक है, नहीं तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करके आपको इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल जाता है। और जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला पता चलेगा, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के वेट को इंपेरिकल फॉर्मूले के वेट से डिवाइड कर दो, खत्म। समझ में आया? तो ये भी एक कैटेगरी बनती है जो हमें रिवाइज करनी चाहिए, जो हमें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट जो केस बनता है वो बनता है डेंसिटी का। डेंसिटी का केस क्या है सर? डेंसिटी का केस भी बड़ा आसान है, जिसमें यह कहा जाता है कि डेंसिटी को दो तरह से डिफाइन किया गया है, जिसमें एक डेंसिटी है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक डेंसिटी है एब्सोल्यूट डेंसिटी। सारे बच्चे इस बात को बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एक चीज तो वैसे समझ में आती है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी की अपनी एक यूनिट होती है, जिसमें मास की भी यूनिट आती है और वॉल्यूम की भी यूनिट आती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जब भी किसी भी चीज की निकालनी हो तो आप क्या करते हैं? मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर आप दूसरी डेंसिटी की बात करें तो दूसरी डेंसिटी आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करना चाहते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी को तीन तरहों से डिफाइन किया गया है, आप जरा समझिएगा। और हम इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सीधी सी जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो उसमें पहला टर्म आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा किससे डिफाइन की गई है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी of substance divided by density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। और मजे की बात क्या है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह 1 ग्राम पर ml होती है या 1 ग्राम पर cc होती है। इसका मतलब यह हुआ आप किसी भी चीज को डिवाइड किससे कर रहे हैं? सर 1 से। और किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करने से तो कुछ होता ही नहीं है। हां, एक चीज का फर्क पड़ता है सर, ऊपर डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, सर ये पक्का यूनिट कैंसिल हो जाएगी सर। सो दैट मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी एक यूनिट लेस नंबर है जो न्यूमेरिकली एब्सोल्यूट डेंसिटी के बराबर ही होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं किसी सॉल्यूशन की एब्सोल्यूट डेंसिटी 2.4 ग्राम पर ml, बताइए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी? तो आप 2.4 ग्राम पर ml को 1 ग्राम पर ml से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करने से 2.4 पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्राम पर ml कैंसिल हो जाएगा। तो दैट मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एब्सोल्यूट डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये दोनों न्यूमेरिकली सेम होते हैं, सिर्फ फर्क है इनमें यूनिट का। एब्सोल्यूट डेंसिटी के पास यूनिट होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी के पास यूनिट नहीं होती, बस इतना फर्क। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये तो बड़ा आसान सा केस बनता है कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत सिंपल वे में दे सकते हैं। दूसरी जो रिलेटिव डेंसिटी बनती है वो बनती है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रेस्पेक्ट टू गैस 2। तो अगर गैस 1 की सेकंड गैस के रेस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, m1 अपॉन m2 कर देंगे, और यहां पर इस बात को अभी जरूर मेंशन करेंगे, अंडर सिमिलर कंडीशंस, सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन, क्योंकि इस चैप्टर में इस टॉपिक का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आगे के किसी चैप्टर में हम इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करनी है गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2 तो इट विल बी मोलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस 2। और इसी तरह से तीसरी रिलेटिव डेंसिटी आती है वेपर डेंसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे ये तीनों रिलेटिव डेंसिटीज का आइडिया होना चाहिए कि जब कभी भी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मोलर मास को 2 से डिवाइड करके निकाल लीजिए, जब कभी भी किसी एक गैस की डेंसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालनी हो अंडर सिमिलर कंडीशंस तो मॉलिक्यूलर वेट्स को आपस में डिवाइड कर दीजिए, और जब कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो तो जो भी एब्सोल्यूट डेंसिटी है उसमें से यूनिट हटा दीजिए, आपको मस्त स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। तो मुझे ये और इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि सर हम आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर कभी कभी सॉल्यूशंस की डेंसिटीज दे देते हैं और कभी कभी उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देते हैं। तो बच्चा सोचता है यार एक बार स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, पता नहीं है क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो डेंसिटी का ही एक फॉर्म है। अगर आप मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दें तो मुझे डेंसिटी पता चल गई, भाई यूनिट हटा दोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूनिट लगा दोगे तो डेंसिटी आ जाएगी। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं नमक का सॉल्यूशन है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 है,
तो दैट मींस आपने नमक के सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। मुझे सिर्फ इतना पता है डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में सिर्फ यूनिट का अंतर है, बस यूनिट, एक में यूनिट है और एक में यूनिट नहीं। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल तरीके से मुझे ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट बनता है एंड दैट विल बी स्टोइशियोमेट्री। ये तो ऑब्वियस है, बहुत सीधा सा केस बनना ही है। स्टोइशियोमेट्री का मतलब है किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप किसी रिएक्शन की जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट बच गया, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब कितना, उतना, ये सब जो टर्म्स हैं, जिस सवाल में इस तरह के कोई टर्म्स आते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, आप समझ लीजिए कि आपको रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी। और किसी भी रिएक्शन की अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप्स हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन 4 स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप निकल के आता है, आपको सबसे पहले रिएक्शन को लिखना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है राइट डाउन द रिएक्शन। ये सबसे पहला स्टेप निकल के आता है, याद है तुम लोगों को, सब लोग समझते हो। और दूसरा बैलेंस, आप जैसे ये रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस दैट रिएक्शन, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा बैलेंस दैट रिएक्शन। फिर आप तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं रीड दैट रिएक्शन, रीड दैट रिएक्शन। और अभी तक कहीं पर भी सवाल नहीं आया भाई कि आप क्वेश्चन को कब पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने का ये चौथा स्टेप है रीड द क्वेश्चन। यानी बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस सवाल को आप सॉल्व करने जा रहे हैं उस सवाल को आप सबसे आखिर में पढ़ेंगे। यानी और ये मैं तुम्हें बताऊं बहुत सिंपल सा तरीका, मैंने खुद भी इस बात सोच रखी है। आप भले ही तुम्हें देखने में थोड़ा सा डिटेल लग रहा हो कि सर किसी भी सवाल के लिए 4 काम करने पड़ते हैं, वो करने ही पड़ते हैं आपको। अगर आपको किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है तो आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब ये बच्चों के लिए मुसीबत है। मुसीबत क्या है? सर रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हमें तो रिएक्शन नहीं आती। तो यार सवाल ऐसा पूछा जाएगा जो सिंपल होगा, जिसकी रिएक्शन मुझे आती होगी, या फिर वो रिएक्शन सवाल में दे देगा। अब सर या तो बहुत सिंपल हो तो मुझे आ जाती होगी, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हो जो मुझे आगे पढ़ाई जाएंगी, अपने कोर्स के दौरान मैं आगे कहीं पढ़ता हूंगा तो वो रिएक्शन मेरे सामने आएंगी तो मैं उनको लिख दूंगा। यानी एज सच ऐसी कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होने वाली जो तुमने कभी सुनी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये रिएक्शन की टेंशन नहीं है हमें। दूसरा स्टेप है आप रिएक्शन लिखते उसको बैलेंस कर लीजिएगा, इसमें भी कोई कलाकारी नहीं है सर। सिंपल यूनिटरी मैथ जो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, यहां 2 लगा दो, यहां 4 लगा दो, सर बैलेंस करने का यही तरीका है। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मिटाकर दोबारा लिख देते थे, यार यहां 3 कर दो, यहां 4 कर दो, नहीं, यहां 5 कर दो। तो वही सिंपल हमारा जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उससे रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। और बैलेंस करने के बाद रिएक्शन को एक बार पढ़ लेंगे। अब वो पढ़ा कैसे जाएगा मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं। और उसके बाद मैं ये कहूंगा सवाल वाले से, हां भाई अब बताओ तुम क्या लेके आए हो, क्या है तुम्हारा सवाल। यानी आप समझ रहे हैं, सवाल तो सबसे आखिर में देखा जाएगा। सबसे पहले ये 3 काम करने पड़ेंगे। उस सवाल में जो रिएक्शन है सबसे पहले वो लिख दी गई, उसको बैलेंस कर लिया गया, रिएक्शन को पढ़ लिया गया, और उसके बाद सवाल से पूछा गया हां भाई अब बताओ तुम क्या लेके आते हो, और उसके बाद सवाल का आंसर निकाल दिया जाए। ये 4 स्टेप जिसको समझ में आते हैं वो बड़ी आसानी से ये काम कर सकता है। चलिए सर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं। मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाट क्वांटिटी, हम समझ गए सर ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कितना बनेगा, कितना बचेगा, कितना घटेगा, वगैरह वगैरह। साफ दिखाई देता है सर, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब तुम बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग की अगर रिएक्शन है तो क्या वो सवाल में तुम्हें देगा? नहीं सर, ये इतनी बेसिक रिएक्शन है जो हम एस ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, और नहीं तो सर हमने बचपन से पढ़ा है कि कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करने से CO2 निकलती है। तो आपने सबसे पहले काम क्या किया, मैंने अभी सवाल नहीं देखा कि कितने ग्राम, क्या ग्राम, कुछ नहीं, मैंने सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग का रिएक्शन लिख दिया। सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग की रिएक्शन लिख दी। अब तुम मुझे जल्दी से सोच के बताओ, क्या ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया? सर दिस इज स्टेप 1, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेप क्या था? सर सेकंड स्टेप है इसको बैलेंस करेंगे। तो चलिए सर बैलेंस करते हैं। सर ये बैलेंस इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सर दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस इक्वेशन। अगर ये बैलेंस ना होती तो सर मैं इसको बैलेंस करके स्टेप 2 कंप्लीट कर लेता। दिस इज स्टेप 2। नाउ कम्स स्टेप 3। तो स्टेप 3 सब लोग ध्यान से सुन लें। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 ये कहता है 1 मोल इसके हैं, 1 मोल इसका, 1 मोल बैलेंसिंग। तो स्टेप 3 कहता है 1 मोल CaCO3 हीट करने से 1 मोल CaO बनाता है, प्लस
1 मोल CO2 बनाता है। ये रीडिंग है सर। इस रिएक्शन की रीडिंग क्या है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन कहती। अब मैं सवाल वाले से कहूंगा, तू बता तू कितना चाहता है, क्या चाहता? तो सवाल वाला कह रहा है कि मैं 56 kg, 56 kg का मतलब हो गया 56,000 ग्राम्स, या फिर अगर आप इसके मोल्स कन्वर्ट करें तो यह आ जाएगा 56,000 डिवाइडेड बाय 56, दैट इज 1000 मोल। जरा समझना, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोलर मास है वो तुम निकाल सकते हो, 56 होता। ठीक है, तो आपको जो 56 kg कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, आपने सबसे पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करके 56,000 मोल्स बना लिया। ठीक, अब आपकी रिएक्शन क्या कह रही थी? अगर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाना चाहते हो तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें लाना पड़ेगा? सर अगर आप 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाना चाहते हैं तो आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लाना पड़ेगा। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो 1000 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए 1000 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। खत्म हो गया सवाल। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी अब आप सवाल करेंगे, एंड दैट वाज माय फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में सवाल क्या कहता है? फोर्थ स्टेप में सवाल कहता है कि 1000 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट लाना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा? 1 मोल बनाना है तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लाना पड़ेगा। अगर 1000 मोल बनाना है तो 1000 मोल लाना पड़ेगा, यानी 1000 मोल कैल्शियम कार्बोनेट आपको चाहिए। यह आपका आंसर। अब आप आंसर देखते हैं तो सारे आंसर ग्राम में दे रखे हैं, यानी वेट में दे रखे हैं। तो मोल्स को वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर मोल्स को वेट में, ये यहां पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो वाई मैप एकदम खून में बसा होना चाहिए। सर अब आप कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम होता है। सो दिस इज 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 ग्राम। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह आपका 100 किलो यह आंसर आ जाएगा। यानी 100 kg आपको कैल्शियम कार्बोनेट लाना पड़ेगा ताकि 56 kg कैल्शियम ऑक्साइड बन सके। तो मैंने कोई मेथड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाह रहा हूं किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन लिखने के बाद आप उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद आप उसको रीड करेंगे और उसके बाद एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इस पूरे खेल में सिर्फ एक बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि जब कभी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके सामने वहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता तो ऐसे में लिमिटिंग रिएजेंट मेरे सामने आ सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आप खुद सोचिए, ए और बी की रिएक्शन हो रही है, ठीक? ए और बी आपस में टक्कर मारकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए आ गया, बी आ गया, प्रोडक्ट बन गया। फिर थोड़ा सा ए और आ गया, थोड़ा सा बी और आ गया, फिर प्रोडक्ट बन गया। फिर थोड़ा सा ए आ गया, फिर थोड़ा सा बी आ गया, प्रोडक्ट बन गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है अब ए तो आ गया लेकिन बी नहीं है, बी खत्म हो चुका है। तो अगर बी खत्म हो चुका है तो क्या अब प्रोडक्ट बनेगा? नहीं सर, अब प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यह हुआ प्रोडक्ट कब तक बनेगा? सर प्रोडक्ट तब तक बनेगा जब तक बी था। बी के खत्म होने के बाद प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ प्रोडक्ट की एनालिसिस कौन करेगा? सर प्रोडक्ट की एनालिसिस बी करेगा, क्योंकि जब तक वो है तब तक प्रोडक्ट है, उसके खत्म होते ही प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट ही वो आदमी होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस में रोल प्ले करता है। आप समझ रहे बात को? इसका मतलब यह हुआ मुझे सबसे पहले क्या चीज सीखनी चाहिए कि जो भी रिएक्शन आपने दी है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, क्योंकि जब तक वो है तब तक प्रोडक्ट है, उसके खत्म होते ही रिएक्शन स्टॉप। और अगर रिएक्शन स्टॉप हो गई तो अब कुछ नहीं हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है, यानी जो होना था वो हो चुका। कब तक? जब तक लिमिटिंग रिएजेंट था। इसका मतलब यह हुआ मुझे सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट की एनालिसिस करनी आनी चाहिए। अब तरीका क्या है? मान लीजिए ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं, ये मेरा इस रिएक्शन हो गया, क्लियर है? अब क्या करूंगा मैं? सर इसको बैलेंस कर लूंगा। मान लीजिए मैंने इसको बैलेंस कर लिया, यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया, मान लीजिए यहां 4 आ गया। सर ये बैलेंस हो गई, ठीक। अब आप क्या करेंगे? सर अब मैं ये देखता हूं कि ए और बी को पढ़ा कैसे जाएगा, तो रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे? ए के 2 मोल बी के 3 मोल के साथ जुड़कर सी के 4 मोल बना रहे हैं, ये पढ़ लिया हमने। अब सवाल को देखते हैं, सवाल वाला क्या कह रहा है। सवाल वाला यही 4 स्टेप्स से याद है तुम्हें? 4 स्टेप्स। सबसे पहले रिएक्शन लिख दी थी, रिएक्शन के बाद बैलेंस कर लिया, बैलेंस करने के बाद इसको पढ़ लिया। पढ़ा कैसे? ए के 2 बी के 3 के साथ जुड़कर सी के 4 बना रहे हैं, पढ़ लिया। अब सवाल वाला यह कह रहा है कि भाई मुझे तो ए के 5 मोल मिले हैं,
जो जो मिले आप ले आए। ए के 5 मोल मिले और मुझे सी के जो है 8 मोल्स मिले हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ए सी के 8 मोल्स आपको मिले होंगे। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि सर ये बताइए सी कितना बनेगा, एंड दिस इज अगेन अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आप चौथा स्टेप फॉलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखी, बैलेंस कर ली, पढ़ ली। पढ़ने के बाद जब आप चौथा स्टेप फॉलो करेंगे, सवाल को जब आप देखेंगे, तो आपको सबसे पहले यह काम करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिसाइड करेगा इन दोनों में से जो लिमिट पे लिया गया है, क्योंकि जो खत्म हो जाएगा रिएक्शन वहीं सीज कर जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी कॉपी के कोने पर जाएं और सबसे पहले यह स्टेप फॉलो करें। क्या है, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये है मेरे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 2 और 3 और 4, ये इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो जो भी मोल आपको बाजार में एबीसीडी के मिले, आप ए के मोल लेके आइए और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, फिर बी के मोल लेके आइए और फिर उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो यानी कि आप पहले वाले केस में क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए 5 और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज 2। ये हमारा ए के लिए हो गया, ये रेशो हमारा ए के लिए हो गया। ठीक, अब मैं यही रेशो बी के लिए निकालता हूं। मोल्स बाजार में बी के कितने मिले, 8, और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3। अब ये जो दो नंबर निकल के आ रहे हैं, एक 5/2 और एक 8/3, इनमें से जो छोटा नंबर है वही हमारा लिमिटिंग। अब 5/2 के बारे में तो सब लोग जानते हैं, दिस इज 2.5, और जब आप 8/3 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2. कितना आ जाएगा, 67। पता नहीं सही कर रहे हैं कि नहीं, हाँ 2.67। और इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है सर, 2.5। इसका मतलब ये हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेरा ए है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपने ए के ऊपर चुपचाप लगा दिया लिमिटिंग रिएजेंट, ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऐसे में जो भी कुछ पूछना है, जो कुछ भी इस रिएक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो ए से पूछो, बी से मत पूछो। क्यों, क्योंकि बी तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। आप जो भी बी से पूछेंगे वो क्या सोच के आंसर बताएगा कि अगर मैं खत्म हो गया होता। अरे आप तो खत्म ही नहीं हुए, तो आप आंसर क्या बता रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। आंसर डिसाइड करेगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट है मेरा ए। तो जो भी पूछना है वो ए से पूछते हैं। ए क्या बोलेगा, ए क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना। ए बोलता है अगर मेरे, रिएक्शन क्या कहती है, अगर मेरे 2 मोल होते तो मैं सी के 4 मोल बनाता। अगर मेरे 2 मोल होते तो मैं सी के 4 मोल बनाता। याद है रिएक्शन को पढ़ने का तरीका। लेकिन बाजार में तो मेरे 5 मोल मिल गए, तो मैंने कहा अगर 2 मोल से 4 मोल बनते हैं तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 मोल से 4/2 मोल बनेंगे। बिल्कुल सही है। और क्योंकि बाजार में आपको 5 मोल मिले, तो 5 मोल ए से 5 दूनी 10 मोल सी के तैयार होंगे, एंड दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। समझे बात को, बताओ समझे मेरी बात को। यानी यूनिटरी मेथड बहुत सीधा सा मेथड है जो यहां यूज होगा, लेकिन वो यूनिटरी मेथड किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं सर, वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोने में जाकर गिवन सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स के मोल्स, जो कि या तो डायरेक्ट फॉर्म में दिए होंगे 5 मोल, 4 मोल, 3 मोल, या फिर उनके वेट्स के फॉर्म में दिए, किसी भी फॉर्म में दिए जाएं, मुझे इससे मतलब नहीं। मोल्स आप मुझे किसी भी फॉर्म में दे दीजिए, वो मोल्स मैं निकालूंगा, उन मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके मैं लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर लूंगा, और एक बार मुझे लिमिटिंग रिएजेंट मिल जाएगा तो जो भी एनालिसिस करनी होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट से कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये भी बताओ एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा, जो बच जाएगा वो कौन है सर, वो तो बी है। दिस इज माई एक्सेस रिएजेंट, ये तो मेरा एक्सेस रिएजेंट। तो जो बच गया वो कितना बचा, ये कौन बताएगा सर, जो कितना बचा वो भी लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा। क्यों, क्योंकि जब तक लिमिटिंग रिएजेंट है तब तक बी को खाया जा रहा है, बी हमारा खर्च हो रहा है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ, बी का खर्च होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ बी कितना खर्च हुआ यह आपको लिमिटिंग रिएजेंट बता देगा, और बी था कितना वो आपको सवाल बता देगा। तो जो बच गया वो इस अमाउंट में से खर्चे को माइनस करके निकाल लिया जाएगा, खत्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ जो सेकेंड एनालिसिस होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो क्या है, वो है कितना एक्सेस रिएजेंट बचा। तो चलो, ये तो हमारा प्रोडक्ट की एनालिसिस थी। ये जो पहला वाला एनालिसिस किया आपने वो प्रोडक्ट की एनालिसिस है। दिस इज एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। अगर आप एनालिसिस ऑफ एक्सेस रिएजेंट करना चाहते हैं, एनालिसिस ऑफ एक्सेस रिएजेंट करना चाहते हैं,
तो अब आप क्या करेंगे? ये तो प्रोडक्ट की एनालिसिस थी। अगर आप एक्सेस रिएजेंट की एनालिसिस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सर करेगा कौन? करेगा वही लिमिटिंग रिएजेंट, बिल्कुल वही। क्या बोलेगा? अगर मेरे, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ए। अगर मेरे 2 मोल होते तो मैं बी के 3 मोल खा जाता, 3 मोल बी कंज्यूम कर लेता। बताओ समझे बात को? अगर मेरे 2 मोल होते तो मैं बी के 3 मोल कंज्यूम कर लेता। अगर मेरा 1 मोल होता तो मैं 3/2 मोल कंज्यूम कर लेता। बिल्कुल सही है, 3/2 बी कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन बाजार में मेरे तो 5 मोल थे, तो अगर मेरे 5 मोल थे तो मैं कितना बी कंज्यूम करूंगा? सर मैं करूंगा 5 इंटू 3/2, दैट इज 7.5 मोल बी कंज्यूम कर लूंगा। कब? जब तक मैं हूं तब तक 7.5 मोल तुम्हारे खा जाऊंगा, ऐसी की तैसी। तो फिर तुम्हारे बचेंगे कितने? अरे 8 लिए थे, 7.5 वो खा गया, तो बचे कितने? यानी बी लेफ्ट। बी हमारा कौन है? एक्सेस रिएजेंट। तो बी लेफ्ट कितना होगा? जितना बी लिया गया माइनस जितना खा गया ए, एंड दैट इज 0.5 मोल। सो दिस विल बी द एनालिसिस ऑफ एक्सेस रिएजेंट। समझे बात को? यानी आपको इस तरह के सवालों में 2 तरह की एनालिसिस पूछी जा सकती हैं। एक, कितना प्रोडक्ट बना, और दूसरा, कितना एक्सेस रिएजेंट बच गया। और यह काम करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप ये काम करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले कोने में जाके चेक कर लीजिए, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट का जो भी रिएक्टेंट है उसके मोल ले लो, जो भी सवाल में दिए गए, चाहे डायरेक्ट दिए जाएं चाहे इनडायरेक्ट दिए जाएं, आप मोल्स निकाल के लाइए और उसको उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से इसके साथ करिए, जो नंबर सबसे छोटा है इन दोनों को डिवाइड करने से वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। बस आप उसी के पैरों में जाके बैठ जाइए, जो पूछ रहा है उससे पूछते रहिए, आपको आंसर मिलता रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या निकल के आता है? सर नेक्स्ट स्टेप इसी के अंदर एक चीज और निकल के आती है, एंड दैट इज हमारी परसेंटेज यील्ड। ये भी बड़ा सीधा सा है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करना है। परसेंटेज यील्ड का सवाल क्या है? सर परसेंटेज यील्ड का मतलब है प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना। तो जितना बना, मुझे क्या पता सर कितना बना? वो तो सवाल वाला बताएगा ना, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना बनना चाहिए वो तो ये है। जैसे अभी इसी सवाल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इस सवाल में जो अभी आपने सवाल किया था, इस सवाल में अगर मैं आपसे ये कहूं यार सी के ना 5 मोल ही बने, 5 मोल, मैंने कहा कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, सी के तो 10 मोल बनने चाहिए। भाई सब कुछ फॉलो करने के बाद सी के कितने मोल बनने चाहिए? सर लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंगली द आंसर शुड बी 10, और आप कह रहे हैं 5 ही बने। So that means this process is not 100% efficient. The yield is not 100%. जितना बनना चाहिए उतना नहीं बना। तो फिर yield कितनी है? सर जितना बना वो आप बता रहे थे 5, जितना बनना चाहिए असलियत में 10। तो सर यील्ड कितनी हुई? जितना बना डिवाइडेड बाय जितना बनना चाहिए इनटू 100। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जितना बनना चाहिए वो तो मैं इन मेथड से निकालना जानता हूं, जितना बनेगा वो आपको सवाल वाला बता देगा। तो इसका मतलब जब कभी भी किसी रिएक्शन की यील्ड निकालनी हो तो एक्चुअली जो हमने यहां जैसे ये एक्चुअल यील्ड लिखा है ना, तो दिस एक्चुअल यील्ड का मतलब क्या है? एक्चुअल यील्ड का मतलब है जितना बना, और जो थ्योरेटिकल यील्ड है मतलब जो असलियत में होना चाहिए था, यानी जितना बनना चाहिए था, बनना चाहिए था इनटू 100। यानी जितना बना डिवाइडेड बाय जितना बनना चाहिए था इनटू 100 कर देंगे तो आपको उस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। तो यानी इसमें भी कुछ कलाकारी नहीं है सर, आप अपने हिसाब से सब कुछ सही सही करके आंसर निकालिएगा, दैट इज थ्योरेटिकल, जो आना चाहिए। फिर आप सवाल में देख लीजिएगा, अरे वो कह रहा है यार इतना तो बना ही नहीं, ये तो 5 मोल बना, ये तो 10 ग्राम बना, तो आप ऐसे खड़ाक से फॉर्मूला लगाकर उस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या कहती है? सर कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को डिफाइन करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स बनाए जाते हैं। अब सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स बनाए गए हैं उनमें से हमारे हिसाब से वो 4-5 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके बारे में मुझे आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं उन 4-5 कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करूं जो कि आपको सही से पढ़ने भी चाहिए, सही से रिवाइज भी करने चाहिए, उसको करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। और अगर वो होमोजीनियस नेचर के हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन का कोई भी अमाउंट ले लो, यानी अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन,
और इस सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए ये पानी पड़ा है, एक सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, और इसके अंदर मान लीजिए आपने कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रखा है, मान लीजिए ये आपने सॉल्यूट डिसॉल्व कर रखा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप सॉल्यूशन बोल रहे हैं, सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर का है। और इस होमोजीनियस का मतलब यह है कि अगर आप इस सॉल्यूशन में से कितना भी सॉल्यूशन बाहर निकाल लें, कितना भी सॉल्यूशन बाहर निकाल लें, एक चीज फिक्स है सर, अगर आप इस सॉल्यूशन में से ये जो ये बड़ी सी बॉटल है, बड़ा सा टंकी है, इस टंकी में से जितना भी सॉल्यूशन बाहर निकालना चाहे निकाल लें, एक चीज कॉमन है, इन सब लोगों के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म सेम होंगे सर। कॉन्सेंट्रेशंस विल बी सेम, कॉन्सेंट्रेशंस एंड डेंसिटी विल बी सेम। ये चीज अच्छी, यानी होमोजीनियस नेचर का मतलब सिर्फ इतना है सर, अगर आप इसमें से छोटा सा सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्वेंट भी कम आएगा, सॉल्यूट भी कम आएगा, ज्यादा सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्वेंट भी ज्यादा आएगा, सॉल्यूट भी ज्यादा आएगा सर। लेकिन जब आप इनकी कंसंट्रेशंस कैलकुलेट करेंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में कैलकुलेट करें, मान लीजिए मोलारिटी निकालते हैं, तो इसकी जो मोलारिटी आएगी वही इसकी मोलारिटी आएगी, वही इसकी मोलारिटी आएगी, और वही इसकी भी मोलारिटी होगी। यानी आप सॉल्यूशंस के अमाउंट को कम ज्यादा करके उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स को चेंज नहीं कर सकते। सब लोग सबसे पहले इस बात को समझे, और ये इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात समझ रहे हैं? हां, यह जरूर है कि सॉल्यूशंस के अमाउंट को कम ज्यादा करने से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट कम ज्यादा होता रहेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे इस जगह पर पानी थोड़ा कम है, चीनी भी कम है, सॉल्यूट भी कम है। यहां पानी भी ज्यादा, चीनी भी ज्यादा, यहां पानी और कम है, चीनी और कम है। सर पानी कम, चीनी कम, पानी ज्यादा, चीनी ज्यादा, लेकिन जब आप कंसंट्रेशंस की बात करेंगे, द कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस रिमेन सेम बिकॉज़ दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द कॉमन सॉल्यूशन, द कॉमन स्टॉक सॉल्यूशन, द कॉमन टंकी। अगर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम कॉमन टैंक, द कंसंट्रेशंस रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कोई शक नहीं। समझ में आई बात? अब जो कंसंट्रेशंस इन सॉल्यूशंस को डिफाइन करती हैं, उनमें पहली जो कंसंट्रेशन टर्म बनाई गई है वो है मोलारिटी, और सारे बच्चे इस बात को जानते हैं मोलारिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml और 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स पड़े हुए वही आपकी मोलारिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? मोलारिटी, जिसको कैपिटल M से डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liters, volume of solutions in liters. Clear? ये मोलारिटी। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है, अभी जैसे मैंने तुमसे कहा था कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं, इनके मोल्स आपको डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में कैसे भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हम एक एग्जांपल ले रहे थे, जैसे ये था, इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, ए के मोल मैंने 5 ले लिए। ठीक सर, ये 5 मोल कैसे दिए गए थे? अरे भाई 5 डायरेक्ट दे रखे थे 5 मोल, एक तरीका। दूसरा सर, ए का वेट दे रखा था, अगर ए का वेट दे रखा है तो भी मोल्स निकल आएंगे। सर अगर ए कोई गैस है तो उसका एसटीपी पर वॉल्यूम दे सकता है, सर उससे भी मोल्स आएंगे। भाई वाई मैप खून में बसा है सर, वाई मैप बिल्कुल याद। यानी मोल्स आप किसी भी फॉर्म में दे दीजिए सर, मोल्स निकलने के बाद मैं उस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रेजेंट निकालता हूं, और लिमिटिंग रेजेंट निकालने के बाद अपना काम शुरू कर देता हूं। सर बड़ा बेसिक है एकदम। वही मोल्स आज अगर सॉल्यूशन फेज में तुम्हें दिए जाएं, वो कैसे दिए जाते हैं वो बताना चाह रहा हूं। यानी यही ए के 5 मोल, अगर ये ए का सॉल्यूशन होता तो ए के 5 मोल देने का जो दूसरा तरीका है वो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। और वो जो कंसंट्रेशन टर्म्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर मैं मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी आपको उस आदमी के मोल्स मिल जाएंगे जिसका सॉल्यूशन आपने बनाया। यानी एक चीज क्लियर हो गई कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर आप चाहते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर आप उसके मोल्स चाहते हैं तो आप मोलारिटी को, जो भी उस सॉल्यूशन की मोलारिटी है, आप उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी आपके पास जो 2 एक फॉर्मूले हैं, वो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मोलारिटी निकालने के लिए एक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना होगा, दूसरा मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलारिटी अगर आपको दे रखी है और वॉल्यूम आपको दे रखा है सॉल्यूशन का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मोल मिल जाएंगे। ये आ गए वही 5 मोल। इसी तरह से बी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मोलारिटी और वॉल्यूम की, उसको मल्टीप्लाई करके उसके मोल आ जाएंगे, दोनों के मोल पता चल गए। अब आप फटाक से कोने में जाके लिमिटिंग रीजन निकालिए, जैसे अब तक करते थे करते रहिए। बच्चों को यही नहीं समझ में आता सर मोलारिटी वॉल्यूम देकर सवाल पूछ रहा है कितना ये बनेगा कितना वो बनेगा, ये एनालिसिस कैसे की जाती है? अरे भाई ये एनालिसिस भी वही है जो पहले तुम करके आए हो, सेम एनालिसिस है, बिल्कुल सेम, फर्क सिर्फ इतना है मोल देने का एक नया तरीका है, मोलारिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्यूट के मोल मिल जाएंगे, और जैसे आप पहले सवाल किया करते थे वैसे अब भी सवाल करते रहेंगे, कुछ नया पर है ही नहीं। क्लियर है? दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है कि जो हमारी मोलारिटी है वो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है सर? मोलारिटी इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम का टर्म है, और क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर से लिंक होता है, सो मोलारिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट है, दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। चौथी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में भी अगर मैं बात करूं, देखो ये चारों बातें हो गई। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हो गई, फिर आपने मोलारिटी का फॉर्मूला लिख दिया, फिर आपने जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकाल लिया, फिर आपने चौथी बात ये कर ली, और पांचवी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी ये है कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन हो तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो आप सब लोग इस बात को समझें कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन है तो आप उस मोलारिटी का एक सॉल्यूशन डिफाइन कैसे करते हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो सब लोग इस बात को ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 1.3 मोलर NaCl सॉल्यूशन, मान लीजिए ले लेते हैं मेरे पास 1.3 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो इसका यह मतलब है, जरा समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यह मतलब है 1.3 मोल्स ऑफ NaCl dissolved in 1000 ml सॉल्यूशन, इसका यह मतलब। और इसको लिखते ही सोचिए कितना फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया सर? एक तो आपको यह पता चल गया कि सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, ये देख रहे हैं आप, दीज आर दी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक तो यह पता चल गया, और दूसरा आपको यह पता चल गया कि आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले लिया, 1000 ml सॉल्यूशन वॉल्यूम। कुछ समझ रहे हो? यानी आपको तो उसने नहीं बताया था कि आपका नमक का सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम है या उसके अंदर नमक कितना है, उसने तो सिर्फ ये बोला था भाई मेरे पास एक नमक का सॉल्यूशन है 1.3 मोलर। आपने अपना एक सॉल्यूशन डिफाइन किया कि भाई देखिए ऐसा अगर 1.3 मोलर सॉल्यूशन मैं बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, 1.3 मोल्स नमक को 1 लीटर सॉल्यूशन में बना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर 1.3 मोलर नमक मोल्स आपको नमक के दिखाई देते हैं तो ये मेरा सॉल्यूशन। इससे फायदा ये हुआ कि अगर आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम की कभी जरूरत पड़े तो आप 1000 ml ले लीजिएगा, और जब कभी आपको नमक के मोल्स की जरूरत पड़े तो आप 1.3 मोल ले लीजिएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आगे आने वाले सवालों। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब कभी भी किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी को आप डिफाइन करते हैं तो ये एक लाइन अंग्रेजी की मुझे लिखनी आनी चाहिए, एंड दिस इज 1.3 मोल्स ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं हमेशा इसी तरह से बोलता हूं, ये एक लाइन अंग्रेजी की, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये एक लाइन अंग्रेजी की, क्योंकि इससे आपको आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप देखिए आपको सॉल्यूट के मोल्स भी पता चल जाते हैं और आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता चल जाता है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करूं तो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है मोलालिटी। मोलालिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको भी ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो मोलालिटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जिसको स्मॉल m से डिफाइन किया जाता है। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसी तरह से अच्छी बात क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि सर इसमें तो मास का टर्म है, इसमें तो सारा सर मास का टर्म है और मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और अच्छी बात क्या है, अगर आपको मोलालिटी गिवन हो तो आप डिफाइन कैसे करते हैं, वही एक लाइन अंग्रेजी की। तो मान लीजिए मेरे पास, ऐसे ही बोल लेता हूं, 1.23 मोलल यूरिया सोल्यूशन, मान लीजिए ये दे रखा। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सब लोग समझो इस बात को। इसको डिफाइन करने का तरीका, क्या तुम्हें इस सोल्यूशन का मोलालिटी अगर मैं दे दूं ऐसे करके, आपको एक सोल्यूशन दिखाया, 1.2 मोलल सोल्यूशन है बेटा मेरे पास, तो क्या आपको पता है कितना यूरिया? नहीं सर। आप लेकिन एक सोल्यूशन डिफाइन तो कर सकते हैं। वो सोल्यूशन डिफाइन कैसे किया जाएगा? 1.23 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। समझो इससे फायदा क्या हो गया? फायदा यह हो गया कि आपको एक तो यूरिया का मोल पता चल गया, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल गए, और दूसरा आपको सॉल्वेंट का वेट पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर ये मेरा सोल्यूशन है जिसको मैंने डिफाइन किया है। अगर आपका सोल्यूशन 1.23 मोलल है यूरिया सोल्यूशन, तो मैं इसको डिफाइन करता हूं 1.23 मोल्स आपके यूरिया होंगे और सॉल्वेंट जो है वो 1000 ग्राम या 1 किलो होगा। सर दिस इज माय सोल्यूशन। अब मेरा जो सोल्यूशन है सर, वो सोल्यूशन और जो आप लेके आए सोल्यूशन जो आपने छुपा के रखा है, उस सोल्यूशन का अमाउंट अलग हो सकता है, बट कंसंट्रेशन टर्म सर सब सेम रहेंगे। तो मैं अपने सोल्यूशन के इस डेटा को यूज करके कुछ और कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, मोलारिटी निकाल के दिखा दूंगा, कोई और कंसंट्रेशन टर्म निकाल के दिखा दूंगा। सर वो जो आंसर निकल के आएगा, वो आंसर आपके छुपे हुए सोल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि सर जब एक ही टंकी से निकल के आते हैं तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म सिमिलर होते हैं। इस बात का फायदा उठाया जाता है इस तरह से। ये एक लाइन अंग्रेजी की लिखकर, एक लाइन अंग्रेजी की, समझ लो बात को। तो ये हमारी मोलालिटी की डेफिनेशन हो गई। सिमिलरली इसी तरह से सारे बच्चे जानते हैं अब मोल फ्रैक्शन, सर इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन अगर आप सोल्यूट का लेना चाहते हैं किसी सोल्यूशन में, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है तो आप नीचे सोल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। और इसी तरह से अगर आप मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेना चाहते हैं तो आप इसको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से भी निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं अगर बाइनरी सोल्यूशन है, यानी दो कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। इन दोनों को जोड़ने से सर टोटल मोल फ्रैक्शन 1 ही निकल के आएगा। तो ये सवाल इस पर भी पूछे जा सकते हैं। सब्सटेंसेस के मोल्स दे रखे हैं, सोल्यूट के दे रखे हैं, सॉल्वेंट के दे रखे हैं, और आपसे मोल फ्रैक्शंस पूछे जा रहे हैं, ये भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा बात? नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है परसेंटेज कैलकुलेशंस का। ये भी अच्छा है सर, ये नई टर्मिनोलॉजी है कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने की। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या बताया गया था? क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वेट? सर अगर आप किसी भी सोल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम divided by weight of solution in gram into 100। सर ये तो आपका फॉर्मूला है सर। जब कभी भी आपको किसी भी सोल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना हो तो सोल्यूट के वेट को टोटल वेट से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं आपको किसी सोल्यूशन का छुपाकर परसेंटेज वेट बाय वेट दे दूं तो आप उस सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? वो एक लाइन अंग्रेजी की, वो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कुछ भी ले लेते हैं, 10% वेट बाय वेट एक्वस यूरिया सोल्यूशन है। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने कहा अभी बड़ा आसान है, मैं इसको अभी डिफाइन करता हूं। बहुत आसानी से इस बात को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे सर, जरा समझिएगा इस डेफिनेशन से। 10 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन।
अरे वाह सर, कितना मजा आ गया। ऐसे जैसे ही आपने ये एक लाइन अंग्रेजी की लिखी, एक लाइन अंग्रेजी की, जैसे ही आपने ये एक लाइन लिखी, आपको देखिए कितना फायदा हो गया। एक तो सल्यूट के मोल्स पता चल गया, सॉरी वेट पता चल गया, वेट ऑफ सल्यूट पता चल गया, और दूसरा आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। अब सोचो, अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। सर मोलालिटी निकल आएगी, सर मोल्स यहां से निकल आएंगे। वेट आपने निकाल लिया सॉल्वेंट का, मोलालिटी के फॉर्मूले में पुट करके मोलालिटी निकाल लाएंगे सर, लेकिन वो मोलालिटी तो आपके सॉल्यूशन की है जो आपने डिफाइन किया है। अरे वही तो तुम्हारी भी होगी जो तुम छुपा के लाए हो। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स सिमिलर होते हैं। अगर मेरे सॉल्यूशन की मोलालिटी एक्स है तो तुम्हारी भी एक्स होगी जो तुम लेके आए थे, क्योंकि तुम भी 10% वेट बाई वेट हो और मैं भी 10% वेट बाई वेट हूं। जो मेरी मोलालिटी आएगी वही तुम्हारी मोलालिटी आएगी। बात समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। यह आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाए। इसमें भी कुछ कलाकारी नहीं, बहुत आसानी से ये चीज डिफाइन की जा सकती है। और इसमें भी अगर आप अपनी अंग्रेजी की एक लाइन लिखना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे ही बोलता हूं मैं, 9% वेट बाय वॉल्यूम, कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन ले लिया, ग्लूकोज सोल्यूशन मान लीजिए ये ले लेते हैं। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सर इफ इट इज 9% तो मैं अपना सोल्यूशन डिफाइन करता हूं 9 ग्राम ग्लूकोज इन, नीचे क्या है? वॉल्यूम, इन 100 ml सॉल्यूशन। वाह सर, ये एक लाइन अंग्रेजी की, एक लाइन अंग्रेजी की, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि सर ये जो आपने डिफाइन किया इससे मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे एक तो ग्लूकोज का वेट पता चल गया, इससे मुझे मोल मिल जाएंगे। वेट ऑफ सल्यूट लिख देता हूं, वेट ऑफ सल्यूट पता चल गया, तो वेट पता चल गया तो मोल्स भी आ जाएंगे, और इससे मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर आप इतना अगर मुझे दे दें तो मैं आपको इस सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल के दिखा सकता हूं। सोचो सॉल्यूशन का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ क्या बताया गया? 9% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज है। बताओ मोलारिटी क्या है? क्या चाहिए होता है मोलारिटी के लिए? सर मोलारिटी के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए। आ तो गए, यहां से वेट से मोल निकाल लोगे, खून में बस आए सर, निकाल लाएगा। और यहां से वॉल्यूम आ गया, सर मोलारिटी में यही दोनों चीजें तो चाहिए, सर फॉर्मूले में पुट करके मोलारिटी निकाल लेंगे। लेकिन वो मोलारिटी तो तुम्हारे सॉल्यूशन की होगी ना, तो मेरा आंसर क्या आएगा? तुम्हारी भी यही होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही टंकी से आए हैं और एक ही टंकी से आने वालों की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स सिमिलर होते हैं। सिमिलर समझ में आया? इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ये रेयर कंसंट्रेशन टर्म है, ये वहां यूज किया जाता है जहां पर सॉल्यूट भी लिक्विड हो। आप समझ रहे हैं? तो दिस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि लिक्विड होगा इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। सर ये आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आएगा। यहां पर भी वही वाली बात आती है सर, बहुत आसानी से अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा हो, सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा हो, तो आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है वो पार्ट्स पर मिलियन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तब यूज की जाती है जब सॉल्यूट बहुत कम हो। आप समझ रहे हैं? पानी के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन निकालो तो सर वो ऑक्सीजन इतनी कम होती है, गैस का डिसोल्यूशन इतना कम होता है कि अब आप मोलारिटी और वेट बाय वेट के टर्म्स में डिफाइन नहीं करते। एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनाया गया है जिसको पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन के नाम से जाना जाता है। वो कैसे? सर सॉल्यूट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 10 की पावर 6। आप समझ रहे हैं? तो ये वहां पर है जहां सॉल्यूट बहुत कम है, तो दिखाई दे उसके लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक वैल्यू निकल के आए जो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हो। तो जब कभी भी सॉल्यूट बहुत कम होगा मैं पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का इस्तेमाल करूंगा। सॉल्यूट का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100 इंटू 10 की पावर 6। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता तो परसेंटेज आ जाती जो कि बहुत कम आती, तो मैंने 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की जगह उसको क्या बोल दिया? पीपीएम।
इसी तरह से अगर 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो पीपीबी बन जाएगी, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। तो ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिनको हमें रिवाइज करना है, जिनको हमें देखना है, इनको अच्छी तरह से देखकर आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है वो यही है कि ये एक सिंपल टॉपिक है जिस पर सवाल आगे भी पूछे जाते हैं, बार बार ये इतनी बार आते हैं ये चीजें कि आप इनको रिवाइज कर सकते हैं, इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हां, जहां तक सवाल है इस माइंड मैप के फायदा उठाने की, तो फायदा सिर्फ ये है कि आपको डेफिनेशंस का आइडिया लग गया, आपको ये समझ में आ गया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अब आप चाहें तो हर टॉपिक पर 5-5, 10-10 सवालों की प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज में फिर से मुलाकात करते हैं, नया चैप्टर लेकर आएंगे और समझदारी से बातें करेंगे। तो सब लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, अच्छी तरह से समझ लें और इसका फायदा उठाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।